गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होगा। जाहिर सी बात है, 14 अगस्त का दिन हो, सभी सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो पाकिस्तानी गए हुए हैं वो 14 अगस्त को भरपूर जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं वो सिर्फ ख्वाब नहीं होते, उनके लिए बरसों मेहनत की जाती है, जद्दोजहद की जाती है। और ऐसे ही पाकिस्तान हमने हासिल किया, जिसमें बड़े सगीर के मुसलमानों ने लाखों कुर्बानियाँ दी, जद्दोजहद की। और उसमें ना सिर्फ सियासी रहनुमाओं ने बल्कि लोगों ने खुद उस तहरीक को आगे बढ़ाया, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर पैगाम को आम किया कि हम एक आज़ाद रियासत हासिल करें जहाँ पर हम अपने इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जब हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में ही काम करते हैं, तो पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए भी तगोदो करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि सिर्फ आज़ादी का दिन मनाना या उसको 14 अगस्त के दिन को सेलिब्रेट करके उसको ख़त्म कर देना, ये ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं है। ज़िम्मेदारी ये है कि जब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में क्या है, और हमारे नौजवान, जाहिर सी बात है, हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारे नौजवान वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में, खुशहाल बनाने में। ऐसे ही एक शख्सियत, ख़ासकर मैं अक्सर बात करती हूँ कि हमारी ख़वातीन को एम्पावर्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी ख़वातीन ऐसा नहीं है कि पीछे हैं, हमारी ख़वातीन इंटरनेशनली भी और मुल्क में भी अपना लोहा मनवा रही हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में काम कर रही हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रही हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा, आलमी इदारों में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया और बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी की क़यादत कर रही हैं। तो उनसे भी आज हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि किस तरह वो पाकिस्तान को देखती हैं, किस तरह वो सोच रही हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक एक कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम जो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, इसी से ही हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं हुदा हाकिम, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। वेलकम करते हैं हुदा आपको। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं हुदा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले हुदा, मैं आपसे यही पूछूंगी कि 14 अगस्त का दिन है आज, और मैं दोबारा भी कह देती हूँ, आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। तो 14 अगस्त आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? किस तरह से आप 14 अगस्त के ऊपर झंडियाँ लगाती हैं? क्योंकि मुझे तो अभी भी याद है, मैं अभी भी करती हूँ, हम घर में भी झंडियाँ लगाते थे, घर के ऊपर फ्लैग भी लगाते थे, अब गाड़ियों पे भी लोग फ्लैग लगाते हैं, और हमने अपने इसके ऊपर भी बैज लगाया हुआ है। तो आप किस तरह से करती हैं सेलिब्रेट? बिल्कुल, मेरे लिए भी ये बहुत बहुत बड़ा दिन है, और हम ओवरसीज़ होने के बावजूद हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से मनाएं, अपने बच्चों को बताएं इस दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में। कनाडा, यूएस, यूके, हर जगह हम लोगों ने जहाँ भी रहे हैं अभी तक, यही कोशिश की है कि वहाँ पे बच्चों को इस दिन की इम्पोर्टेंस ख़ास तौर पे रियलाइज़ कराई जाए कि ये कितना ज़रूरी दिन है हमारे कंट्री के लिए। बिल्कुल। और जहाँ भी आप बाहर चले जाएं, बिलोंग तो हम पाकिस्तान से करते हैं, दिल बिल्कुल। पाकिस्तानी है, दिल माइंड पाकिस्तान। पाकिस्तानी है, तो हम उसी हिसाब से सोचते हैं। और हर जगह मतलब इस तरह झंडियाँ तो लाजमी हैं, दिस इज़ द थिंग जो लाजमी हम करते हैं। और फिर फ्लैग लगाएंगे अपने घर के ऊपर, अपार्टमेंट है तो उसके बाहर हम फ्लैग्स लगाते हैं पाकिस्तान के, गाड़ी से जाते हैं, बलून्स हैं, तो बहुत बहुत हम पुरजोश होकर इस दिन को मनाते हैं। पुरजोश होके इस दिन को मनाते हैं। जाहिर सी बात है, लोग शाम को भी निकलते हैं। एक ईद से भी मेरे ख्याल में बढ़ के समा होता है 14 अगस्त का। जाहिर सी बात है, जो 14 अगस्त की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, हम कहानियाँ ही सुन सकते हैं और फिर ही उनको महसूस कर सकते हैं। अपने वालिदैन से जो हमने सुनी हैं, जो कुछ हमारे दोस्त, उनके जो बुज़ुर्ग थे, मुहाजिरीन थे जो वहाँ से आए, वो किन मुश्किलात से आए और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात को सर अंजाम दिया। तो जाहिर सी बात है, ये दिन सेलिब्रेट करने वाला तो है, लेकिन साथ ही साथ ज़िम्मेदारी भी लेने वाला है कि हमने अपने पाकिस्तान को क्या दिया है। ये भी सोचने वाला ज़रूर है कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। अच्छा हुदा, आप आलमी सतह पे आपका CEO का सफ़र, आपकी ये जर्नी भी ज़रूर हम पूछेंगे। जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान का एसेट हैं, तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, ये भी थोड़ा सा बताएं।
बिल्कुल ज़रूर, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये सफ़र इजी नहीं था, इट इज़ वेरी हार्ड बीइंग अ वुमन। और पाकिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ और पाकिस्तान से ही सफ़र शुरू हुआ। इंजीनियरिंग PUCIT से की, उसके बाद फिर दुबई मूव हो गए फ़ॉरेन से, और फिर वहाँ से एक आलमी सतह पे अपॉर्चुनिटी गेन करना, और वहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग हैं वहाँ पे। आपको उनके साथ compete करना है और ये शो करना है कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ एंड आई कैन डू दिस। तो वो वाली एनर्जी वहाँ पे शो करना। फिर जब गई, जाहिर है स्क्रैच से सब कुछ शुरू किया, कुछ नहीं था वहाँ पे। अच्छा। बट बहुत ही जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ माय होल फैमिली, और मैंने एक एम था कि करियर ग्रोथ में जाना है, CEO माइंडसेट था शुरू से। तो दुबई गवर्नमेंट में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मिल गई, बहुत ही कम टाइम में। तो वहाँ पे लर्न किया लोगों से, अरबी लोगों के साथ काम किया, नेटिव लोगों के साथ काम किया, उनका कल्चर लर्न किया, उनकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लर्न की कि वो किस तरह से दुनिया की इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो वाकई इतना अच्छा बेंचमार्क करते हैं चीज़ों को, और उनसे लर्न करने में बहुत मज़ा आया। फिर एक वो सफ़र था जो UAE का था। फिर मैंने रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, मतलब कैनेडियन कंपनीज़ के साथ काम शुरू किया, वहाँ थोड़ा सा मूव हुए, और वो भी सफ़र बहुत अच्छा था। मतलब फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो मेरे लिए, एक बिल्कुल डिफरेंट। फिर वहीं से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज़ हुआ। अच्छा। तो बहुत ही एक मज़ेदार जर्नी है उसका भी, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत मुश्किल भी था, इजी नहीं था। फैमिली क्लॉक भी साथ चल रही होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, आपको उन चीज़ों को भी साथ लेके चलना है बीइंग अ वुमेन। बट आपको रुकना नहीं है, ये की है। आपका कॉन्फिडेंट, आपकी साबित कदमी जो है वो आपके साथ चलनी चाहिए, बिल्कुल ये ऐसे। एक की है। तो ये सफ़र था। फिर ये सोचा कि अब मुल्क में वापस क्या लेके आया जाए, उनसे जो लर्न किया है उसके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, मैक्सिमम औरतों के लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगी। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ज़ाती तौर पर तो ज़रूर कमाते हैं, काम करते हैं, लेकिन हम जब दूसरों के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, तो वो मेरे ख्याल में चार चांद लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, और अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। बिल्कुल। तो वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज थी जिन्होंने मुझे रीच आउट किया कि हम लोगों को अगर मिडिल ईस्ट से या एशिया से रिसोर्सेज मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। तो मैंने कहा क्यों नहीं, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अब ऐसी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, खास तौर पे लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी से निकल रही हैं, दे आर सुपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी प्रोड्यूस कर रही हैं आई मीन ग्रेजुएट्स, कि आप उनको यूज़ करें। उनको थोड़ी सी आप अगर थोड़ी सी इंटर्नशिप प्रोग्राम या कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, जैसे मैं खुद AI इंक्यूबेटर चला रही हूँ अभी। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उनके अंदर लीडरशिप माइंडसेट भी डाल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। क्या बात। तो फिर उन सबको जो है हम यूटिलाइज भी करते हैं, और ऑलरेडी उन सारे वेंडर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जो बाहर के हैं, और मेरी अपनी कंपनी जो है वो उनको रिसोर्स भी प्रोवाइड कर रही है। हम पूरी प्रोडक्ट भी क्रिएट करके शिप करते हैं उनके लिए। तो दीज आर द थिंग्स। और फिर वही बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा पर्सनल जो मेरा एम है वो यही है कि मैक्सिमम वुमेन एम्पावरमेंट, जितनी बच्चियाँ निकल रही हैं उनको ये समझा भी पाऊँ, उनको इस डायरेक्शन में भी लेके आ पाऊँ कि द रोड इज देयर। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा सा खुद को पुश करना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से भी बाहर आना है, कंफर्ट जोन से भी, एंड देन आप सब कुछ कर सकती हैं। यू हैव ऑल द पावर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी ख़वातीन क्या नहीं कर रही, बहुत कुछ कर रही हैं। ख़वातीन हर प्रोफेशन में हैं और जो भी कर रही हैं कमाल कर रही हैं। जो हुदा बात कर रही हैं कि थोड़ा सा हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि हम कर सकती हैं, हम क्या नहीं कर सकती। मीडिया में ख़वातीन हैं, मेडिकल की फील्ड में ख़वातीन हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में ख़वातीन है, कहाँ ख़वातीन नहीं है। इवन कि अब तो अब नहीं बल्कि कब से आर्मी में भी ख़वातीन हैं, कहाँ पे ख़वातीन नहीं है। तो ज़रूर काम करें, पाकिस्तान के लिए करें, अपने लिए करें। जाहिर सी बात है जब आप अपने लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा हुदा, मैं आपने ज़िक्र किया आप एम्पावर भी कर रही हैं, बात भी कर रही हैं, तो लेकिन ख़वातीन के लिए चैलेंज बतौर ख़ातून आपने क्या फेस किया है? चैलेंजेस तो रहते ही हैं ना, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं रहते। चैलेंजेस को फेस करके ही हमने आगे बढ़ना होता है। अच्छा, सबसे पहला तो चैलेंज ये होता है कि बीइंग अ वुमेन हम लोगों को थोड़ा सा ये शुरू से ही माइंड में डाला जाता है कि आपको आगे का आपका जो करियर ग्रोथ है ना, इट इज सेकेंडरी, फैमिली ग्रोथ इज प्राइमरी, राइट। ये कुछ माइंडसेट में हमारे डाला जाता है। बट आई पर्सनली थिंक कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें,
आपका अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट हो गई है तो व्हाई नॉट परस्यू द करियर फर्स्ट, ठीक है, करियर फर्स्ट अप्रोच के साथ भी आप जा सकते हैं एंड आई मीन साइड बाय साइड भी फैमिली चल सकती है. इट्स नॉट लाइक इट्स अ मिथ नाउ, इट्स अ बहुत मिथ नाउ. सारी इस तरह की खवातीन हैं वो साथ साथ करियर को भी देख रही हैं, फैमिली को भी देख रही हैं. Absolutely. So it's a myth now कि सिर्फ करियर चल सकता है या it is very hard. It is very challenging. But at the same time I found it very exciting as well. कि आप करियर और फैमिली को इकट्ठे चलाएं, आपको लगेगा कि 24 hours are getting utilized in the right way. ठीक है, आप बच्चों को भी जस्टिफाई करें टाइम, आप फैमिली को भी जस्टिफाई करें wherever you can, और करियर को भी साथ लेके चलें. तो एक पॉइंट आएगा जब आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे इस लाइफ में. बिल्कुल ऐसे ही है. शुरू शुरू में तो मुश्किलात आती ही हैं और मुश्किलात को आसान हमने खुद बनाना होता है, हमने खुद करना होता है. तो मुश्किलात से घबराया ना करें, तो घबराना नहीं है आपने. अच्छा हुदा, तो मुझे ये भी बताएं साथ साथ में कभी जेंडर की वजह से भी इश्यूज आए? नॉट स्पेसिफिकली. वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दिस मैटर कि माय फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव और माय हस्बैंड हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. और जेंडर की टर्म में मुझे कुछ इतना खास मतलब अभी तक फील नहीं हुआ बाहर, क्योंकि बाहर की कंट्री में इट्स इक्वालिटी. अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो थोड़ा सा वहाँ पे मे बी फेस करें. जैसे अब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, यहाँ पे मैं अपनी कंपनी लेके आ रही हूँ, तो मुझे तो मे बी आई एम एट दिस लेवल कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी. लेकिन बाहर की कंट्री में मुझे एज सच कुछ चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा. चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा. अगर पाकिस्तान में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, यही खवातीन आगे निकलेंगी और इन चैलेंजेस को पीछे छोड़ेंगी. जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट तभी सेट होता है जब एक खातून कोई इनिशिएटिव लेती है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे. आगे भी इसके लिए बेहतरी के लिए काम करते जाएंगे, उतना ही पाकिस्तान बेहतर होता जाएगा. नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाजरीन. हुदा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है. अच्छा हुदा, ये भी बताएं कि ख़वातीन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कंसिस्टेंसी. मैंने अभी जो देखी है, पर्सनली आई विल टेल यू माय ओन एक्सपीरियंस, कि पाकिस्तान की औरतों में इतनी टैलेंटेड और इतनी कंसिस्टेंट औरतें हैं. अभी जो मेरे साथ रिसोर्सेज काम कर रही हैं, दे आर लाइक कि उनके अंदर इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डेडिकेशन है कि दे वांट टू रीच समवेयर. और अब वो वाकई ही इतने कॉन्फिडेंटली काम कर रही हैं बाहर के क्लाइंट्स के साथ. देयर स्पीकिंग इज़ वेरी गुड, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है और वो लर्नर बहुत अच्छी हैं. आई मस्ट से दे आर वेरी गुड लर्नर. अगर आपका थोड़ा लैग रह गया है मे बी यूनिवर्सिटी में, या आपने उतना एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाया है उस टाइम में, तो वो इतनी जल्दी लर्न करेंगी और अडॉप्ट करेंगी न्यू चीज़ों को कि आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम. अच्छा, तो हुदा क्या नोटिस किया है? आप ख़वातीन के साथ काम कर रही हैं, तो ख़वातीन काम करना चाहती हैं, बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या आइडिया नहीं हो रहा उनको कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं. एक्चुअल में पाकिस्तानी ख़वातीन जो है वो काम करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं. आपने क्या देखा है? बिल्कुल. कहीं कहीं यही है कि थोड़ा सा लैक है ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कि अब मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर दे आर डेडिकेटेडली वर्किंग कि हमने औरतों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और उनको ये मौके देने ही देने हैं कि वो निकलें, वो काम करें. वही मैं बात जो पहले करी थी कि फैमिली फर्स्ट अप्रोच चलती है. फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ अगर औरतों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो दे कैन डू वंडर्स. और वही अब इंशाल्लाह हमने फ्राहम करनी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द IT मिनिस्टर. शी इज़ माशाल्लाह सो पोटेंट एंड शी इज़ ऑल्सो वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक श्योर कि अपॉर्चुनिटीज़ औरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हों. लास्ट टाइम मैंने मेट हर और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चेरिश कर रही थी कि अब इस टाइम में IT में औरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए. और जो लोग यूनिवर्सिटी कर रहे हैं उसके बाद, यानी IT में अगर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसके बाद औरतें जो हैं वो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर अ जॉब. अच्छा, साथ ही साथ AI का भी बताएं. AI की वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं. तो AI ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है या चैलेंजेस ला रहा है? फॉर श्योर AI एक ऐसी चीज़ है, उससे परेशान सिर्फ वो लोग हो सकते हैं जो ओपन टू लर्निंग नहीं है. ठीक है, AI जो है, और दूसरा ये कि AI क्योंकि एडवांसमेंट लेके आ रही है, तो ऑन डेली बेसिस चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. आपकी लर्निंग जो है वो रोज़ के रोज़ बेसिस पे, मैं अभी तक लर्न करती हूँ
स्टिल आई एम लर्निंग थिंग्स ऑन डेली बेसिस। तो एआई से परेशान आई डोंट थिंक सो कि किसी को एज सच होना चाहिए, बट अगर आप लर्निंग के लिए ओपन है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप वो करियर या वो ग्रोथ चूज करना चाहते हैं, तो एआई इज ब्रिंगिंग अपॉर्चुनिटीज। अभी अगर मैं आपको प्रोजेक्ट्स की बात बताऊं तो जितनी प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर पे बन रही हैं, बैंकिंग सेक्टर पे बन रही हैं, मेरा एक्सपोजर इन दोनों सेक्टर्स में बहुत अच्छा है, वाइड एक्सपोजर है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन दोनों सेक्टर्स में गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट आपका जो एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मैसिव हैं, और उसका एक्सपोजर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ही क्रिएट करेगा, फॉर श्योर अपॉर्चुनिटीज़ ही क्रिएट करेगा। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं हुदा कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप इस वक्त क्या है, क्या लेना चाहिए? सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि मैं एक परसेंटेज नोट कर रही थी कि पाकिस्तानी वुमेन जो हैं वो जब आईटी या इंजीनियरिंग करती हैं, उसके बाद देयर इज़ अ वेरी लेस परसेंटेज जो कि एक्चुअली करियर ऑप्ट करती हैं टू वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देयर इज़ अ वेरी लेस परसेंटेज, आप अमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इवन कि मैंने तो ये भी देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं, हालांकि वैसे ये बड़ा कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं ये तो फीमेल्स का प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, इसमें जाना चाहिए, वो भी अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं। एग्जैक्टली। तो वो वाली जो परसेंटेज है ना, अगर किसी तरह हम उस डेल्टा को थोड़ा ऊपर ला पाएं कि वो वाली परसेंटेज जो है वो रादर देन अपना करियर ब्रेक करने के वो उसके ऊपर लगी रहें, मे बी स्मॉलर। अब जैसे रिमोट अपॉर्चुनिटीज हम लेके आ रहे हैं कि जो विमेन है दे कैन वर्क फ्रॉम होम, दे आर माशाल्लाह सो टैलेंटेड, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक अच्छी, तो सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, उनके ऊपर ये पाबंदी ना लगे, वो रिमोट काम करें। ठीक है, एवरीथिंग कैन बी डन रिमोट टुडे। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ख़वातीन के लिए लीडरशिप क्यों ज़रूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप इज समथिंग जो कि टाइम के साथ आती है, ये डे वन से नहीं आएगी। आपको ग्रेजुअली इसको लर्न करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको लीडरशिप स्किल्स भी आपके अंदर आते जाते हैं, और दैट इज़ वेयर आई रियली वांट टू वर्क विद फॉर ऑल द पाकिस्तानी वुमेन कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें। आप पहले काम सीखेंगे, आप काम करेंगे, आपके साथ 3-4 लोगों की टीम जो है वो आपके साथ एज अ पीयर काम कर रही होगी, फिर आप उससे एक लेवल हायर हो जाएंगे, फिर आप लर्न करेंगे कि मैं इस पूरी टीम को कैसे चलाऊं। दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू लर्न लीडरशिप स्किल्स, और फिर आप उनको साथ लेके चलते हैं, उनके साथ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो आते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, तो वो सिचुएशनल बेसिस पे आपके अंदर स्किल सेट जो है वो बीइंग अ लीडर वो आ जाता है ग्रेजुअली, बट इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। अच्छा, साथ ही साथ हुदा ये भी बताएं कि 14 अगस्त आपके लिए ज़ाती तौर पर क्या मायने रखता है? मेरे लिए पर्सनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने शुरू में ही ये बात की थी कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी हमारे अंदर भर दी है ना, वही हम आगे भी अपनी जनरेशन इवन टीचर्स ने एब्सोल्युटली स्कूल्स में सारा ये सेलिब्रेशन का होना, इस तरह के शोज होना, फॉर श्योर। तो ये सब चीज़ें जो है कि इतना ज़्यादा इस चीज़ को रेजोनेट कर देती हैं, इस फीलिंग को, और पर्सनली मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं विमेन इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड आई एम मूविंग द टीम्स टुवर्ड दैट। तो मैं कहती हूँ कि जब एक इतना सेक्रीफाइस होके इतना अच्छा कंट्री विन किया है, तो क्यों ना औरतों को भी एक थोड़ी सी मुआशी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसकी तरफ लेके जाया जाए। और दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर मी कि मैं इस पे यही बात करूँ कि हम लोगों को पर्सनल इंडिपेंडेंस और जो विमेन की इंडिपेंडेंस है उसको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, और फिर ही मतलब हम लोग ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, तो हुदा क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं क्या वो वाकई हकीकी तौर पर आज़ाद हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट दैट मच, मतलब उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। अब 79 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी को माशाल्लाह, और बट हम उस जर्नी पे हैं। हमारी जो लीडरशिप है, मैं शज़ा की बात करूँ, शी इज़ द आईटी मिनिस्टर, उनकी अगर बात करूँ तो दिस इज़ ह्यूज। वो इतने अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं एंटरप्रेन्योर्स को, इवन वुमेन को, तो उसमें जो है वो बहुत एक अच्छी रोड मैप है, एक जर्नी है जिस पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं। और इवन हमारे सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव भी इस वक्त फीमेल हैं। ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ कि हुक्मरानी में भी ख़वातीन बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर सकती हैं और आ भी सकती हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो साथ ही साथ जो ख़वातीन हैं, आप क्या समझती हैं कि 79 ईयर में ख़वातीन के लिए क्या बदला है? ऑफ कोर्स
बहुत सी चीज़ें बदली हैं। जैसे शुरू में तो मतलब ऐसा भी होता था, हम सुनने में आता है एंसेस्टर से कि औरतें जो हैं वो बाहर भी नहीं निकलती थी हाँ, शायद। अब औरतें जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये तो बड़ी फ़ख्र, काबिल फ़ख्र बात है पाकिस्तान के लिए। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने शर्मीन अबैद चुनाए है, मलाला यूसुफज़ई है, बेनज़ीर भुट्टो है, तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं। लेकिन हम हुदा नीचे उसको कैसे लेके आ सकते हैं जो ज़्यादा प्रिविलेजेस, जिनके पास जो प्रिविलेज नहीं है ख़वातीन, उनको कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं? हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है इसमें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करें, और देन द मीडिया कैन प्ले अ ग्रेट रोल इन दिस, कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस अराउंड थोड़ी क्रिएट करें, क्योंकि लोग आजकल मीडिया को बहुत देखते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी कैंपेन्स हो सकती हैं कि हम उन्हें करें। एंड देन ऑफ कोर्स द अपॉर्चुनिटी, जब उनको ये नज़र आएगा कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। और फिर विमेन की जैसे बात हो रही है, तो बीइंग अ विमेन मेरी एक पूरी लेगेसी होगी, राइट? मैं वही चीज़ अपने बच्चों में फीड करूंगी, अराउंड अपनी फैमिली में फीड करूंगी। तो अगर एक विमेन जो है वो एम्पावर हो जाती है, राइट, तो उसके इर्द गिर्द वाले सब एम्पावर हो जाते हैं, सभी एम्पावर हो जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। ऐसे ही होता है, वो कहते हैं ना कि एक जो पढ़ी लिखी औरत होती है वो एक पढ़ा लिखा मुआशरा तश्कील देती है, या उसके पास जितनी ज़्यादा वो एम्पावर्ड होगी, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया है कि जो ख़वातीन इंडिपेंडेंट होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, वो बड़ी सेटिस्फाई, और उनके अंदर फियर नहीं होते, बड़े कम फियर होते हैं। जो बेचारी जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती या किसी मजबूरी के तहत वो काम नहीं कर पाती, तो उनके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ख़वातीन को जितना हो सकता है एम्पावर करें, और जितने भी आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दें। अगर दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें अपनी ख़वातीन को एम्पावर ज़रूर करना होगा। अच्छा, तो आप हमारी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जो कॉन्फिडेंस है और लीडरशिप स्किल्स है ना, वो ज़रूर अपने अंदर ग्रेजुअली लेके आए, और उसको अडॉप्ट भी करें, और रुकना नहीं है। एज आई सेड अर्लियर कि बहुत सी हर्डल्स आती हैं बीइंग अ वुमेन। बहुत से ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आप कहेंगे नाउ दिस इज़ द थ्रेशोल्ड, अब मैं ब्रेक हो जाऊँगा इसके बाद। लेकिन बस उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना है, और अल्लाह पे भरोसा रखना है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे, आप हमेशा कर सकती हैं। और वुमेन होने की ही पावर इतनी ज़्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स होती है वुमेन में, तो उसको हम लोगों ने जो है लेके जाना है, एग्जीक्यूट करना है। तो बस बीइंग कंसिस्टेंट इज़ द की। अच्छा, तो जो लोग आज 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, जितना हो सकता है खुशी का इजहार करें, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ का भी इसमें ख्याल रखें। अच्छा, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे कि किस तरह नौजवानों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? बिल्कुल, अब इसमें यही है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। अब बिल्कुल अगर आप नौजवान हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या उसको ग्रैब करें, या फिर अपना कोई बिजनेस, अगर इफ़ यू हैव दैट मच बैंडविड्थ, तो आप कुछ अपना बिजनेस शुरू करें जिसमें कि आप कंट्री को पे बैक भी कर पाएँ। तो अपनी वहाँ पे एक अपीयरेंस बनाएं, और ग्रेजुअली फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं, ठीक है? अगर आप स्क्रैच से कुछ शुरू करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ, लेकिन वो टाइम सब्र के साथ आता है। यू हैव टू हैव सम टॉलरेंस, कुछ पेशेंस होना ज़रूरी है, बट वो आ जाता है। तो सारे नौजवानों को मेरा यही पैगाम है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, टाइम के साथ ही चीज़ें आती हैं, और अपॉर्चुनिटी जो मिले उसे ग्रैब करें। कोई अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी नहीं होती, जो एट द मोमेंट आपको मिल रही है आप प्लीज़ उसे ग्रैब करें, और फिर ट्राई टू फिगर आउट मोर वेज अराउंड। उससे ही इंसान बनता है। किसी अपॉर्चुनिटी को छोटा ना समझें, उसको ग्रैब करें, और फिर उसके बाद अपनी करियर ग्रोथ के बारे में आप काम करें। उसके ऊपर करियर ग्रोथ के बारे में काम करें। डेफिनेटली कोई काम छोटा नहीं होता। आप सबसे पहले वो कहते हैं ना कि स्टेप तो लें। स्टेप लेना मुश्किल होता है, जब आप वो ले लेते हैं तो फिर आपको लगता है बस मैं ही मैं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, आपने भी सुनी है, हमारी प्यारी सी बेटी और पाकिस्तान का एसेट हैं। जाहिर सी बात है, काबिल फ़ख्र हैं। जो भी कोई तरक्की करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको ज़रूर। कहते हैं ना कि जब आप किसी की हौसला अफजाई करते हैं तो वो आगे 10 लोगों की जाके करता है, और उससे भी ज़्यादा बेटर काम देता है वो आपको।
तो हमारी तमाम बच्चियाँ जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं वो काबिल फ़ख्र हैं। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक मैं स्पेशल गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे हुदा के साथ, अभी थोड़ी सी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की तरफ भी चलते हैं। और 14 अगस्त हो और उसके ऊपर हम नेशनल सॉन्ग ना सुने, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे तो 14 अगस्त ही 14 अगस्त हमें नहीं लगती भाई, ऐसे मुमकिन नहीं है। तो हमारे साथ दो बहुत ही खूबसूरत सिंगर मौजूद हैं, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और उसकी म्यूज़िकल सोसाइटी की मेंबर्स भी हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईमान सुबहानी। ईमान, आपको वेलकम करते हैं। so much. कैसी हैं ईमान? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हैं। 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट कर रही हो? सुबह सुबह क्या किया है? सारे घर पे आए हाँ एंड वी सेलिब्रेटेड इट। हम लोगों ने केक काटा रात को, हाँ। फायरवर्क्स एंजॉय किए हाँ, और इट वाज वेरी फन। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं महर निगार, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं म्यूज़िकल सोसाइटी की। आपको वेलकम करते हैं थैंक महर। यू सो मच मैम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने 12 बजे क्या किया था? मैडम, मेरे घर पे तो सारे गेस्ट आए सबसे पहले, और मैंने फिर अपने कज़न्स के साथ और अपने भांजियों के साथ हाँ। उनके फायरवर्क्स एंजॉय किए। और हम लोगों ने भी बाहर से टेक आउट्स ऑर्डर किए और दैट्स अबाउट इट। अभी भी 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के मामले में ना हम सभी बच्चे हैं। अभी भी हम वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे बचपन में किया करते थे। झंडियाँ लगाया करते थे, केक काटा करते थे, फ्लैग्स लगाया करते थे। और ये मेरे ख्याल में ये अंदर का बच्चा जो है ना, ये हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले ईमान से बात करते हैं। ईमान, मुझे ये बताओ, सिंगिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से ही था, बट आई स्टार्टेड इट इन 11th। अच्छा। और उससे पहले भी स्कूल में करती थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं शायद सिलेक्ट नहीं हो पाती थी। बट कॉलेज की तरफ से बहुत अच्छा, ज़्यादा पार्टिसिपेट करती रही हो? जी करती रही हूँ, बट इतनी सिलेक्शन शायद नहीं होती थी। तो कभी कभी होता था कि शायद नहीं कर पाऊँगी, बट कॉलेज जब से आई तो करना शुरू कर दिया, सिलेक्शन भी होना शुरू हो गई एंड थैंक्स टू देम। अच्छा, तो कभी ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, मेरी इसलिए सिलेक्शन नहीं होती? कंसिस्टेंट तो आप रही हैं कि आपकी सिलेक्शन हुई और फिर आप आगे इसको चलाती गई। तो कभी ऐसा लगा था कि भाई नहीं, मुझसे नहीं हो रहा? ऐसी इनसिक्योरिटीज तो मुझे लगता है रहती हैं, और आज भी हो रही थी शायद, लेकिन होती रहती हैं, बट उसको ओवरकम करना भी आता है, कर लेते हैं। ओवरकम करना भी आता है। अच्छा, तो बचपन से जो सिंगिंग का शौक था, तो जब घर वालों को अंदाज़ा हो गया था कि बच्ची सिंगर, उसके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ तो है? हो गया था उनको अंदाज़ा। कभी कभी तो वो कहते हैं कि बस अब ओके कर दो, बहुत हो गया, बहुत, क्योंकि कब कब प्रैक्टिस करते हुए पता नहीं चलता टाइम कितना लग जाता है, तो वो भी तंग आ जाते हैं, बट वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो तो सबसे पहले मतलब आपने किसको गाना सुनाया था? किसको लगा था पहले। कि आपके अंदर सिंगर तो है? मैंने सबसे पहले आई गेस अपनी नानो को सुनाया था। वो नाच सुनती थी मेरी। जी अच्छा। मेरी नाच सुनती थी नानो, और घर में मिलाद होता था तो मैं नाच पढ़ती थी, तो वो लाइक शी यूज्ड टू रिकॉर्ड इट एंड वो सुनती थी लूप पे। तो मुझे वो चीज़ बहुत करेज देती थी और मैं कहती थी अच्छा नहीं, अब इनके लिए तो करना है। हाँ, इनके लिए तो करना है। अच्छा, तो महर से भी पूछते हैं। महर, आपने कैसे स्टार्ट किया और कब लगा था कि मेरे अंदर सिंगर है? जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई वाज 3 or 4, मेरी अच्छा। जो खाला माँ हैं वो हमेशा मुझे नाच सुनाया करती थी। और मेरी मदर और फादर की भी आवाज़ बहुत अच्छी है। क्या बात है। और अच्छा। जब लाइक माय फादर पास्ड अवे, बट मेरे फिर उसके लाइक छोटे होते से ही आई वाज वेरी मच इनकरेज्ड बाय माय फैमिली के भाई बच्ची की आवाज़ अच्छी है। और फिर स्कूल में भी मेरी टीचर से बहुत इनकरेज किया मुझे कि यानी उन्होंने हमेशा आगे रखा मुझे, कोई भी इवेंट होता था तो फिर मैंने क्वायर में पार्टिसिपेट किया था। जब स्पोर्ट्स गाला होता था तो वो सारे जितने भी किप्स के यानी पूरे कैंपसेस थे वो सारे इकट्ठे हुए थे एंड आई वाज द वन लाइक द मेन क्वायर लीड। और फिर उसके बाद स्कूल, देन कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिक सोसाइटी क्या फॉर बात 3 है। straight years। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आज हमें क्या सुनाओगी?
मैं आपको हम लोग दो मैं आपको सुनाऊंगी और तीसरा हम दोनों डुएट करेंगे। अच्छा। पहला जो मैं सुनाऊंगी वो सोनी धरती है अच्छा, और दूसरा मैं पाकिस्तान हूँ। चलें अभी फिलहाल बाकी जो है हम वो अपनी ऑडियंस के लिए सरप्राइज रखते हैं कि जो बाकी हैं वो कौन से सुनाने हैं, लेकिन पहला पहला जो है वो सोनी धरती सुनाएंगे। मिस। वो तो बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है सोनी धरती। चलें जी सुनाएं हमें, मेहर की आवाज़ में सुनेंगे हम सोनी धरती। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी मेहर। अच्छा तो मेहर मुझे ये भी बताएं कि मिली नगमे कब से गाना शुरू किए थे? मिली नगमे मैंने जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा, स्कूल में पढ़ा जी, करती थी? स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन मोस्टली डॉक्टर फातिमा आए मेरे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि महर जो फेस्टिवल्स होते हैं आप उनमें, इवेंट्स होते हैं आप उनमें ज़रूर गाएं। तो फिर यूनिवर्सिटी में मैंने मेजरली आके यूनिवर्सिटी में ही गाए हैं। अच्छा, तो स्कूल लेवल पे जब मैंने तो अपने स्कूल लाइफ में यही देखा है, जब भी 14 अगस्त आती थी उसके ऊपर टैबलोज होते थे, मिली नगमों का मुकाबला होता था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी? जी, टैबलोज उसकी एक बड़ी बहुत लंबी प्रिपरेशन चलती थी और हम भी एंजॉय करते थे। चलें पढ़ाई थोड़ी सी कम हो गई है और हमने 14 अगस्त को बड़ा सेलिब्रेट करना है, और वो एक बहुत बड़ा जो स्कूल में एक इवेंट होता था ना 14 अगस्त का, उसको मेरे ख्याल में भुलाया नहीं जा सकता। आज भी मैं याद कर रही हूँ, मुझे वो तमाम दोस्तें, वो तमाम मेमोरीज याद आ रही हैं कि हम फ्लैग के लिए भी लड़ा करते थे कि झंडा मैं पकड़ूंगी, आपने नहीं पकड़ना, अगर कभी कम भी हुआ करते थे। तो आपकी किस तरह की होती थी सेलिब्रेशन वहाँ पे? मोस्टली हम तो स्टेज पर ही रहते थे। हाँ। यानी मैं अपने सर के साथ, सर शाहिद के साथ, हम लोग हमेशा सारे बच्चे स्टेज पे होते थे, टैबलोस परफॉर्म करते थे। इवन दे यूज्ड टू बी डांस उसके ऊपर, और उसके अलावा हम लोग सिंगिंग करते थे, और टीचर्स हमें इनकरेज करते थे कि आप लोग फ्लैग के साथ पीछे चल रहा है नेशनल सॉन्ग, और आप फ्लैग्स पकड़ के उसको रेस करें। और फिर एक फ्लैग की सेरेमनी होती थी, और वो अभी यूनिवर्सिटी में भी होती है, और वो सारे एंजॉय करते थे, वो सब सेलिब्रेशंस होती थी। वो बाकी वो सेलिब्रेशन, अभी बात हुई है तो मुझे तो अपना सारा स्कूल का वो याद आ गया है। जब जब भी हमने 14 अगस्त को, उसमें हम बहुत ही खूबसूरत मुझे वो चीज़ लगती थी कि जिसमें हम चारों सूबों के ड्रेसेस उनके अटायर में आते थे और उसको रिप्रेजेंट करते थे। कोई गिलगित का पहन के आता था, कोई बलूचिस्तान का, कोई पंजाब का, कोई जो सराइकी बेल्ट है वहाँ का। तो वो बड़ा एक खूबसूरत ही पिक्चर आती थी पाकिस्तान की कि चारों सूबों के डिफरेंट कल्चर हम दिखाते और उसके ऊपर मिली नगमे पढ़े जाते थे साथ मिलके। तो वो एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर। आपने भी ऐसे ड्रेसेस, ऐसे अटायर पहने हैं? कभी बलोची, कभी पंजाबी, जो कभी सराइकी बेल्ट का था। हम लोग तो अक्सर हर 14 अगस्त पे डिफरेंट होता था। जी मैडम, मैं मोस्टली, हाँ, मैं पंजाबी वाला ही करती थी, यानी पटियाला शलवार और फिर उसके साथ प्रॉपर यानी कॉस्ट्यूम होता था।
और लेकिन वो प्रेफर भी करते थे कि आपको यानी नेशनली उसको रिकग्निशन मिल सके कि यानी कलर्स इस तरीके के हों, वो प्रॉपर एक पैलेट यूज़ हुई हो। तो टीचर्स बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे और इसके अलावा हमारी प्रिंसिपल भी बहुत इनकरेज करती थी। प्रिंसिपल भी इनकरेज करती थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईमान का आज हम ड्रेस देख रहे हैं, वाइट है और साथ में थोड़ा सा ग्रीन सा शेड है या जिंक सा है, तो आप कैसे 14 अगस्त पे जब आप स्कूल में जाती थी तो किस तरह के ड्रेसेस पहनती थी, किस तरह से सेलिब्रेट करती थी? आप भी अपने स्कूल के मेमोरीज बताएं ताकि लोग जो हमारे हैं वो ज़रूर कनेक्ट करें। मैं तो कर रही हूँ, मुझे स्कूल का टाइम बड़ा याद आ रहा है अभी। तो बेसिकली हमारे स्कूल में जब 14 अगस्त आती थी तो उसमें हम लोग का कॉस्ट्यूम टाइप एक होता था। जब टेबलो वगैरह होती थी ऑब्वियसली वो डिफरेंट उसके सूबों के कॉस्ट्यूम्स होते थे, बट जब हमारा वैसे मिली रंग में जो जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी तो उसमें तो वाइट शलवार कमीज़ विद ग्रीन दुपट्टा सर पे, या फिर नहीं भी तो इट्स ओके। तो बहुत बहुत मज़ा आता था और मैं आई गेस उस चीज़ को जितना याद करती हूँ शायद मैं अब कॉलेज में भी शायद उतना मज़ा नहीं आता। उस कॉलेज में भी होती हैं ऐसे इवेंट्स, कॉलेज में भी होती हैं बिल्कुल। जो स्कूल का मज़ा था वो नहीं आता। वो फ्रेंड्स, वो टीचर्स स्पेशली जो इनकरेज करते थे, चाहे हम नहीं भी हो पाते थे, कभी सिलेक्ट नहीं भी होते थे, हो पाते थे तो होता था, थोड़ा थोड़ा दिल खराब होता था, बट फिर भी फिर भी उसमें इवन के मुझे तो याद पड़ता है कि मैं ब्रेसलेट तक भी 14 अगस्त वाले पहनती थी, उसके ऊपर स्टार बना होता था, मून बना होता था, ऐसी चीज़ें, हाँ, इयर रिंग्स और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो ईमान आप क्या सुनाएंगी हमें? मैं आपको सुनाऊंगी कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है, टू ट्रिब्यूट, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वजह से ही हम यहाँ। ये तो इस बात को मेरे ख्याल में इससे किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं होगा, तो ज़रूर सुनाएं आप भी। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव तो दुश्मन भी गए मान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का मेरे सर पे। दुनिया से कहा तूने कोई हमसे ना उलझे, लिखा है इस ज़मीं पे शहीदों ने लहू से। आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है, तेरा एहसान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मेरी नगमा आपने सुनाया है। ये कब प्रिपेयर किया था? ये मैंने हमने कॉलेज के इवेंट के लिए प्रिपेयर किया था। अच्छा। और फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे भी ये कर लूँ। क्या बात है, ये तो पता भी चल रहा है आपकी बड़ी तैयारी थी इसके ऊपर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या कभी जब आप गाती हैं चैलेंज कौन सा आया था शुरू में जब आपने गाना स्टार्ट किया था? इस पर बात करेंगे। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
नाजरीन, हमारे साथ ईमान और महर मौजूद हैं। ईमान और महर से हम सुन रहे हैं मिली नगमे, और साथ ही साथ उनकी जर्नी के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आए और सिंगर बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो ईमान से पूछते हैं, ईमान चैलेंज क्या आया था सिंगर को? वैसे आते कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कि ताकि उन लोगों को भी पता चले जो बनना चाहते हैं भाई इतना आसान भी नहीं होता। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था मेरे लिए कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस और मेरा स्केल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। सिंगिंग करते करते स्केल कुछ होता था, मैं कुछ ले जाती थी और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा। बहुत करनी पड़ती है, और अभी मेरा शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो इतना अभी भी नहीं हुआ ठीक, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ, ये तो अच्छी बात है ना। आप ट्राई करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ट्राई करें और आप कंसिस्टेंट भी रहें और अपने मकसद में कामयाब ना हो। ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन है, लेकिन आपने बस सही डायरेक्शन में अपना जो काम है वो करना है। अभी हम चलते हैं एक और मिली नगमे की जानिब, और वो किससे सुनेंगे? वो हम सुनेंगे महर से। महर बताएं, अभी आप कौन सा सुना रही हैं हमें? मैं पाकिस्तान हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, क्या बात है। हाँ, ये सुनाएं। साया खुदाए जुलजलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल। साया खुदाए जुलजलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल। रहबरे तरक्कियों का माल, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। हमारा मेरे दुश्मन हैं बहुत, दोस्त है कम। हमारा मेरे अपनों ने किए हैं सितम। हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर हैदर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान। मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो मुझे महर ये भी बताएं, साथ में आप मिली नगमे तो जाहिर सी बात है पढ़ती आ रही हैं, सीखा क्या है? हम अक्सर मिली नगमे भी पढ़ते हैं और 14 अगस्त को सेलिब्रेट भी करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी करते हैं, लेकिन मैं अक्सर लोगों से ये सवाल करती हूँ कि हमने सीखा क्या है? हमारे नज़दीक पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान मेरे नज़दीक पीस है, इट्स पीस। और उसके अलावा अगर मैं बात करती तो मुझे बहुत सुकून फ़ील होता है इस चीज़ पे कि आप आजकल की कशीदगी को देख रही हैं पैलेस्टाइन में, ईरान में। उसके लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्र है कि हमारा मुल्क हमें इतना फ्रीडम प्रोवाइड करता है और इस तरीके का हमारे माहौल है कि बेशक जितनी मर्जी ऑब्स्टिकल्स हों, वी आर नॉट एट द वर्ज ऑफ केओस। हम लोग इतना भी नहीं गिरे हुए, या फिर हमारा मुल्क हमें इतना प्रोटेक्टेड फील करवाता है और इतना प्राउड फील होता है व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान आर्मी, व्हेन वी टॉक दिफा अबाउट हमारा इतना मजबूत है। एग्जैक्टली। हमारे डिफेंस, अभी हम लोगों ने डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है, हमारे टर्की के साथ है, उसके बाद सऊदी अरेबिया और अब हम। और ये हमारे लिए एक बहुत कामयाबी वाली भी चीज़ है और हमारे लिए बहुत प्राइड और प्राउड वाली चीज़ है। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो पाकिस्तान फॉर मी इज़ होम। क्या बात है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के जेनजी, पाकिस्तान के जो नौजवान है वो नहीं जानता अब कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारा नौजवान बहुत कुछ जानता है, या यहाँ से साबित हो रहा है सिर्फ सिंगर नहीं है, मतलब सिर्फ गाना नहीं गाते या मिली नगमा नहीं गाते, साथ ही साथ उसका मतलब भी पता होता है। और यही चीज़ हमने तमाम नौजवानों में पैदा करनी है। अगर किसी को नहीं मालूम
या किसी के अंदर आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है किसी वजह से, तो हमने कोशिश करना है। वैसे भी हमारी जेंजी ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी और डिफरेंट जगहों पे नज़र भी आता है कि किस तरह पाकिस्तान के दिफा में ठहरी, उन्होंने किस तरह से, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अवेयर है, ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आप साथ ही साथ कि आवाज़ अच्छी होना ही काफ़ी है या आवाज़ के साथ साथ प्रैक्टिस भी, बहुत ज़्यादा काम भी उसके ऊपर करना एक सिंगर के लिए इम्पॉर्टेंट है? एक सिंगर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है। काम तो करना पड़ेगा। और इतना ज़रूरी है ये कि इवन ईमान भी बता सकती है कि हम लोग पीछे बैक स्टेज भी हम लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे इस चीज़ की कि क्योंकि हमारे लिए स्केल्स बहुत मैटर करते हैं और उसके बाद ऑफ स्केल जाना इट इज़ लाइक अ बिग मिस्टेक वाली चीज़ होती है और बहुत एक हैसल हो जाती है अगर हम लोग बैठे हों और हमारे लाइव हो। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी हम जाए तो ज़रा सी भी गलती हो एंड यूर आउट। तो इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आवाज़ भले ही अच्छी हो, सिर्फ ऐसे तो नहीं चलेगा ना मैर कि आवाज़ अच्छी हो और प्रैक्टिस ना हो। बिल्कुल ऐसी हाँ? बात है, क्योंकि बिल्कुल नहीं होता। हर उसके सुर ऊपर नीचे होते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ईमान, आप क्या समझती हैं? मैं भी यही समझती हूँ कि अगर आपके वोकल्स पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आपकी आवाज़ अच्छी होती है लोगों की आवाज़ अच्छी, बट सिंग करना भी आना चाहिए। हाँ। आप अपने स्केल्स, अपने साथ, स्पेशली जो आपके साथ सिंग कर रहा होता है, उसके साथ अगर आप सिंग नहीं करेंगे तो फिर आपका गाना ख़राब हो जाएगा, चाहे आप करें या वो करें। हाँ। तो अच्छा, प्रैक्टिस कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने गाया हो, वो इतना बुरा गाया हो? Yes. ये वाला वाकया मेरे साथ जरूर शेयर हुआ है, करके जाएं हुआ है, बहुत और लोगों ने माफिया मांग के गाओ कि हम चुप हो जाएं। हुआ है। असल में ये हुआ था कि GC यूनिवर्सिटी मैं हंस रही है, मुझे लगता है उधर में एज ए बैंड कैटेगरी में हम लोग गए थे LC की तरफ से। और बैंड, अब ऑब्वियसली हम लोग इंटरमीडिएट के थे, हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। वहाँ पे सारे कुछ 7 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के और स्पेशली बैंड्स विद लाइव म्यूजिक, उनके पास गिटारिस्ट थे, ड्रम सेट था पूरा। अब हम कैरियोके पे थे। अच्छा। और हमारा बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी वहाँ बैठे लोगों ने हमें बहुत कहा था कि नहीं अच्छा है, अच्छा है। अप्रिशिएट करना हाँ, करना था। अच्छा। और जब उन्होंने पोस्ट भी लगाई थी हमारी, क्योंकि हम लोग अगर सबसे छोटे थे और वाइब बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो उन्होंने जो हमारी वीडियोस भी लगाई, तो हमारी दोस्तें आई गेस जो थी वो हुटिंग कर रही थी और जो कमेंट्स भी कर रही थी कि वाह अच्छा बेस्ट सिंगर है वो। बाकी जो थे वो थोड़े हेट कमेंट्स ही थे, बट वी शुड इग्नोर देम। क्या ये तो होता है। इस तरह के वाकयात तो हो ही जाते हैं, लेकिन वो हमारे सीखने के लिए होते हैं। क्योंकि देखिए, मिस्टेक्स तो होती ही रहती हैं, इंसान ऐसे नहीं सीखता, ऐसे नहीं किसी स्टेज पे पहुंचता। तो ये चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं छोड़ा, फिर भी जारी रखा काम को कि हम कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकती, हमारे लिए मुश्किल है। तो आपने भी अगर कभी भी किसी भी मैटर में आपको लगे कि हमने बहुत बुरा परफॉर्म किया है किसी भी चीज़ में, और लोग अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं, जैसे ईमान ने बताया कि हमें इनकरेज भी किया लोगों ने कि चलें एटलीस्ट आपने इनिशिएटिव तो लिया, काम तो किया, ऐसा तो नहीं है कि आपने काम नहीं किया। तो इनकरेज करने वाले भी लोग होते हैं, डिस्करेज करने वाले, लेकिन आपने सिर्फ सुनना किसका होता है? इनकरेज करने वालों का, जैसे कि ईमान और उसने। लेकिन मुझे लगता है महर बहुत ज़्यादा हंस रही है, महर को वो सारा रिपीट हो जबकि हुआ हमारे साथ था। अच्छा, हुआ इनके साथ था, तो बाद में आपने फन बनाया था? क्योंकि दोस्त तो इनकरेज भी करते हैं लेकिन फन भी करते हैं कि तुमने ऐसे She किया was था। the biggest supporter. अच्छा, तो फिर आपको हंसी किस बात पे आ रही है? मुझे क्योंकि इनका इट वाज सो chaotic yet funny। इन लोगों ने जाके परफॉर्म किया। आई एम सो प्राउड ऑफ देम, क्योंकि एक स्टेज पर जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे और जब कंपटीशन हो रहा हो, आप सिर्फ LC और GC नहीं थे वहाँ पर,
इंटर यूनिवर्सिटी था और पूरे लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ थी, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैम। लेकिन जो इन्होंने केओस किया वहाँ पर स्टेज पर जाके, शी वाज सिंगिंग समथिंग एल्स के किसी और स्केल में, इसके साथ बच्ची जो थी वो इसका मुंह देख रही है कि क्या क्या किधर कैसे, और माइक मेरा नीचे जा रहा है बिल्कुल माइक नीचे जा- ऊपर करो ऊपर करो। वो कोई कह रहे कैसे माइक, एक ने तो इधर माइक रखा है, एक इधर रख रही है कि भाई आवाज़ ज़्यादा चली जाए, तो बहुत क्यूट अच्छा, है। शायद हमारा पहली दफ़ा था, मैं वैसी ईस्टर्न सिंगर थी और मेरी साथ जो मेरी दोस्त थी वो वेस्टर्न थी, हाँ। तो हमारा स्केल बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, अच्छा, तो तो वो ये खराब सारा हो गया। अच्छा, तो मैं साथ ही साथ ये भी बताओ कि आवाज़ की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? वोकल एक्सरसाइजेज होती हैं, ये आप अगर यूट्यूब पे भी मिल जाती है, आराम से मिल जाती हैं। और शैरल पॉटर है और डिफरेंट हैं कोचेस, वोकल कोचेस हैं जो अपने एक्सरसाइजेज वो बताते हैं, और बहुत आसान होता है कि आप अपने वोकल्स को, अगर आपकी आवाज़ नहीं भी अच्छी ना, आप एटलीस्ट उसको सुनने लायक बना सकते हैं। और अच्छा। सिर्फ सिंगिंग में इफ़ आई से कि सिंगिंग इटसेल्फ आपको सिर्फ ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप गाना गा रहे हैं या फिर कोई मिली नगमा गा रहे हैं और अगला इंसान उन इमोशंस को फील नहीं कर सकता, तो आपके गाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट इज़ अ मेजर लैग कि अगर आप अगले बंदे को वो इमोशंस फील नहीं करवा पाते। तो सिंगिंग के लिए आप रिहर्सल बहुत ज़रूरी होती है, वोकल एक्सरसाइजेज होती हैं, और उसके बाद जब आप वो कर लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए होती है कि आप उन इमोशंस को कन्वे कर सकें। ये तो जाहिर सी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लाइव गाना गाना मुश्किल होता है या स्टूडियो में? मुझे दोनों में इतना मसला नहीं है, लेकिन आई गेस के स्टूडियो में स्टूडियो में मुश्किल स्टूडियो होता है? में लाइव मुश्किल है? मुझे तो लगा लाइव मुश्किल होगा। नहीं, लाइव आई हैव परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लाइक 1700 स्टूडेंट्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो इतना मसला नहीं होता। वो थोड़ा साथ वो भी गा रहे होते तो मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर स्टूडियो में आई गेस इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम लाइक थिंकिंग दैट वे। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि आप व्हेन एवरीबडी इज़ जस्ट साइलेंट एंड वाचिंग यू, तो इट्स अ बिट ऑकवर्ड। हाँ, तो ईमान, आपको क्या लगता है कि लाइव परफॉर्मेंस डिफिकल्ट है या स्टूडियो वाली? अभी आई गेस आई एम अ बिगनर, तो मुझे तो दोनों ही मुश्किल लगती हैं, दोनों मुश्किल लगती क्योंकि है। अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हूँ मैं। अच्छा, अभी और- कर रही है? जी। नहीं, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है, अभी मुझे फील ही नहीं हुआ ऐसा कुछ। हाँ, थैंक यू सो लाइव मच। परफॉर्मेंस में एक ये भी चीज़ होती हाँ। है कि आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका कैरियोके है, उसके आप रिहर्सल करके गए होते हो, वो मसला नहीं होता। लेकिन अगर जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, अगर वो आपका स्केल ज़रा सा भी, वो अपनी ट्यून या फिर स्केल ज़रा सा भी मिस कर देना, आपकी वो सारी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ था। आई वाज द फाइनलिस्ट यूसीपी टाकरा में, और जो मेरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे उन्होंने मेरा स्केल यानी उनने ख़राब कर दिया, और फिर मेरा ख़त्म हो गया सॉन्ग वहीं पे। मैं ऑफ स्केल हो गई। ओह, अच्छा। अच्छा, तो साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आप दोनों फीमेल सिंगर हैं, तो सपोर्ट कैसी है? लोग सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? अभी लोगों के नज़रियात बदले हैं? लोगों के नज़रियात आई गेस बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। ऐसे ही है। और बाकी अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा कोई डिफरेंस होता है तो आई गेस इतना नहीं होता है। हम लोग कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, मेल सिंगर्स भी गा रहे होते हैं, हम भी गा रहे होते हैं, इतना आई गेस इतना कोई लोग डिफरेंस नहीं रखते हैं हमें। बट हाँ, अगर हम लोग कमेंट्स में देखें, अगर हम लोग अपलोड करें कहीं, तो उधर कमेंट्स में लड़के थोड़े से कर रहे होते हैं कि डिस्करेज कर रहे होते हैं शायद, बट इंशाल्लाह वो भी चेंज हो ही जाएगा। वो भी चेंज, वक्त के साथ तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी फीमेल सिंगर्स आ रही हैं, फीमेल जितने भी प्रोफेशंस में जा रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र हैं, पाकिस्तान की बेटियां हैं। तो अभी मुझे पाकिस्तान की बेटियां कौन सा सॉन्ग सुनाएंगी नेशनल? दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, बिल्कुल दिल से ही तो देखा है पाकिस्तान, बिल्कुल सुनाएं। इस कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा, कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा
मेरा धरती पे ईमान, मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान, कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत Thank you, ज़बरदस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया के ऊपर अपने सिंगिंग की वीडियोस पोस्ट करते हो? सोशल मीडिया पे हमारा जो LCW म्यूज़िक सोसाइटी है उस पे मैं पोस्ट, यानी हम लोग सब पोस्ट करते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर आप कहें तो अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं जी, किया। अभी start प्लान नहीं है आगे? प्लान है तो जी। आगे क्या करने का प्लान है? इसी प्रोफेशन को, सिंगिंग को आगे लेके चलोगे? इफ़ आई गेट अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑफ कोर्स आई अवेल देम, और इसके अलावा तो इंशाल्लाह मैं अभी MS करना, मैंने MPhil इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो एजुकेशन तो साथ साथ होगी। एजुकेशन तो साथ साथ होगी, साथ में सिंगिंग भी साथ साथ जी, जी। होगी। ये भी बहुत ही प्यारा हॉबी है कि आप सिंगिंग करते हैं, और जब ये लोग सिंगिंग करते हैं और हम लोग सुनते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, इन्हीं लोगों की आवाज़ें हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से निकालती हैं। तो मौसीकी बड़ी प्यारी चीज़ है। और अच्छा, साथ मैं अब लास्ट में यही कहूँगी कि हमारे नौजवानों के लिए आप, जाहिर सी बात है, नौजवान बच्ची हैं आप भी, तो हमारे नौजवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं तो आप मैसेज दे सकती हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की सोचों को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके फैमिलीज़ की बात करूँ मैं, कि फैमिलीज़ का जो माइंडसेट है वो आई गेस अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है। वो अभी तक पिछली रिवायतों में आई गेस वो अभी तक दबे हुए हैं, जो उनको खुद को हार्म कर रहा है, ना कि सिर्फ हमें। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, जेनजी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि जेनजी एक बहुत रूखी वो है, जनरेशन है और बहुत ज़्यादा चुप रहती है, या फिर इंट्रोवर्ट कहेंगे, बट हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं अगर आप हमें समझें। हम लोग बस मिसअंडरस्टूड हैं, और हमें समझने की कोशिश करें, और हमें समझेगा कौन हमारे सामने वाले लोग। तो अगर हम उनकी सोचों को बदलेंगे और बदलवाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग खुद ही अंडरस्टूड हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, ये हमारे लिए एक प्राउड और प्राइड वाली चीज़ होनी चाहिए। अगर कभी आप ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं कि आपको लोग इस तरीके के मिलते हैं कि आपको एंटायर नेशन करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं कि आपको अपनी नेशन से थोड़ा गैप या डिस्टेंट होते हैं, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर योर रूट्स। आपको रूट्स के साथ रहना चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स से हमेशा एजुकेट होना चाहिए, उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए और अपनी अच्छी चीज़ों को उनको देना चाहिए ताकि वो भी अपनाएं। अब जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उनके मेंटल डेवलपमेंट ऐसी करें, उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसी हो कि वो जब बड़े हो तो उनको एक प्राउड फीलिंग हो कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ नेशन जो कि एक प्रोग्रेसिंग नेशन है। प्रोग्रेसिंग नेशन है। मेहर और ईमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, आपने भी इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और हमारी जेनजी की कॉन्वर्सेशन भी सुनी होगी, और आपको वहाँ से अंदाज़ा आपने खूब लगाया होगा कि हमारी जेनजी कितनी ज़्यादा अवेयर है और कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हमने आपको सुनाए हैं मिली नगमे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में एक और गेस्ट मौजूद हैं, और वो गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं वो MPA हैं, रिज़र्व सीट के ऊपर, PMLN से उनका ताल्लुक़ है। सोमिया ताशहानी मैडम, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। कैसे हैं सोमिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोमिया, सबसे पहले तुसा को ये दसो कि 14 अगस्त बचपन तुसा किवें मने दे आवे?
14 अगस्त साढ़े वास्ते तो बड़ा तैयारी स्टार्ट करने आसे भी ग्रीन कपड़े बनावने मिली नगमे दी तैयारी करनी है कोई स्पीच करनी है उनदे वास्ते अम्मा होनी भी टीचर हन उन्हां दी कोशिश होंदी है कि मेरी बेटी फर्स्ट आवे स्पीच मिली नगमा दा बेस्ट तैयार है मेरे ख्याल है जितने भी सारे होने हैं ना मेरी कोशिश होंदी है हर चीज़ स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज उन्हें पार्टिसिपेट करा अल्हम्दुलिल्लाह इनाम दी भी विनर होनी हमें मोस्टली। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी पॉजिटिव बड़ी खुश आइन बात है कि आप इनाम की भी विनर होती थी। अभी भी आप असम्बली में खासी एक्टिव भी नज़र आ रही होती हैं। आपकी आवाज़ से पता चलता है कि बचपन की प्रैक्टिस अच्छी है, टैबलोस की, स्पीचेस की और मिली नगमों की। अच्छा, किस में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी आप? मिली नगमा तो आपको पता है ऐसे लगता था कि वो मिली नगमा अभी स्टार्ट नहीं होता था तो पहले हम सारे सबके साथ ही स्टार्ट होते थे। 14 अगस्त का दिन मुझे याद है कि उस वक्त हमारे कभी कोई छुट्टी नहीं होती थी। 14 अगस्त में हम सब लोग पहुंचे होते थे, हमारी क्लास सारी पहुंची होती थी, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे होते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 14 अगस्त को एज सच सेलिब्रेट नहीं किया जाता, वैसे ही करने की ज़रूरत है जैसे हम अपने दौर में किया करते थे। आप भी करती होंगी। अच्छा, तुम मुझे ये बताएं कि कब आपको लगा कि 2001, 4, 5 तक तो चलता रहा ये सेलिब्रेशन, जब तक मैंने देखा है, क्योंकि 5 तक हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, झंडियाँ भी लगाया करते थे, फ्लैग्स भी लगाया करते थे और अक्सर हमें डांट भी पड़ रही होती थी, ऊपर बिजली की तारें हैं, नहीं जाना। बिजली की तारें लग जाएंगी, करंट लग जाएगा। और स्पेशली इंस्ट्रक्शंस होती थी चोट ना लगवा लेना, घरों पे फ्लैग बड़े बड़े लगाने, और कोशिश होती थी बड़ा सा फ्लैग हमारे घर ही लगे। हाँ, सबसे बड़ा फ्लैग हमारे घर और लगे। भाई का मुझे लगता है मेरे भाई का कोई कंपटीशन होता था, उसकी कोशिश होती थी ये जो 4-5 घर है ना इन सब का देख लूं, इनका फ्लैग जो लग गया उसके बाद मैं एंड में अपना फ्लैग लगाऊं, मेरा फ्लैग सबसे बड़ा होना चाहिए। बस ये मुझे लगता है हर इंसान 14 अगस्त के ऊपर जो बचपन था ना उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट करने के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या साइकिलों पे भी लगाए हुए होते थे, फ्लैग्स और बैजेस भी लगाए हुए होते थे। वो पूरा एक जो माहौल होता था अभी भी है, लेकिन अभी सेलिब्रेशंस की शायद सोमिया तरीकाकार बदल गया है। क्या लगता है? अभी मैंने देखा है गाड़ियों के ऊपर लोगों ने फ्लैग्स लगाए हुए होते हैं, रात को बाहर निकल रहे होते हैं, फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। अच्छा, फायरवर्क्स वगैरह ये चीज़ें गवर्नमेंट सेलिब्रेशंस का हिस्सा होती थी। मैं मतलब लिया से जैसे बिलोंग करती हूँ, हमारे में ज़्यादातर मैं तो यही देखती थी कि स्पीचेस कंपटीशन चल रहे हैं, मिली नगमों का कंपटीशन है, स्कूल कॉलेजेस वहाँ इवेंट्स चल रहे होते थे, अभी भी चलते हैं। लेकिन ऐ सच जो लाहौर में हंगामा नज़र आता है वो, बल्कि आजकल तो बड़े वो वीलॉग्स बड़े कॉमन हो रहे हैं कि चलो जी झंडा पाकिस्तान हमारा, वो हमारा फ्लैग जो उससे अकीदत है उसका तो है, लेकिन ये बाजे कहाँ से आ गए? हाँ, वैसे बाजे जो है ना, बाजे की तो कोई तारीख नहीं है। उन्होंने मेरा ख्याल है 13 से 14 अगस्त हमारे कान बिल्कुल डफ कर देने अगर आप बिग सिटी में रहते हो। हाँ, लेकिन आजकल जो बाजों ने जगह लिया ना, अभी एक दिन मैंने क्लिप में वायरल देखा कि वो बाजे से बच्चा शोर मचा रहा था, एक खातून आई है, उन्होंने एग्रेसिव तरीके से एक थप्पड़ लगाया। तो मेरा ख्याल है अब इन बाजों वालों को कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हम लोगों को चीज़ें रिकॉल करने की ज़रूरत है, हमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करने की ज़रूरत है। जिन बेसिस पे हमने अपना पाकिस्तान हासिल किया, हमारे इस्लाफ ने क्या कुर्बानियाँ दी, बजाय इसके कि हम एक हंगामा खेज दिन मनाएं, हम अपने यूथ को अट्रैक्ट इस तरीके से करें, हम उनको दोबारा से वो चीज़ें रिकॉल करवाएं कि हमारे इस्लाफ इतनी कुर्बानियाँ दे के इस स्टेज पे कैसे आए। मुझे याद आता है कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक व्लॉगर का प्रोग्राम देखा, उसमें वो उससे पूछ रहा है अभी 14 अगस्त कब बना है, और वो पता नहीं ऐसे ही ऊट पटांग लोग जवाब दिए जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है ये जो जेनजीज है ना, उसको दोबारा से अपना पास्ट पढ़ाने की, दोहराने के लिए एक प्लानिंग के तरीके से हम लोगों को ने मुतालिया पाकिस्तान में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको दोबारा से जैसे इवेंट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करके अगर हम ये चीज़ें बताएं ना तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। अच्छा, क्या समझती हैं सोमिया आप कि जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हुआ तो उस दौरान जो जेनजी का रिस्पॉन्स सोशल मीडिया के ऊपर आया, बड़ा परफेक्ट आया है, बड़ा परफेक्ट आया। देखें, आपको उससे कुछ अर्सा पहले आपको ये कहा जा रहा था कि हमारे जो पाकिस्तान है ना, 1 साल कबल की बात है, वो याद है अभी नंदन का वो जो था, और या दूसरी चीज़ें, हमारे पास तो इतना असला नहीं है कि हम लोग लड़ पाए। लेकिन
मैं कहती हूँ कि बनियानुल मरसूस में आसिम मुनीर साहब ने, हमारे सदर साहब ने, हमारे लीडर मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ कोलैबोरेशन के साथ, इसाक डार साहब, सब लोग, इन्होंने इतना परफेक्ट तरीके से चीज़ें मतलब हमारे, मैं कहूँगी मर्द मुजाहिद हमारे हैं सिपा सालार आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इतना अच्छा हमारे पाकिस्तान को राफेल की वो जो दहशत सी उससे निकाल के राफेल को धूल चटाई और पूरी दुनिया गिनती नजर आ रही है जी, आज हमने इतने राफेल गिराए, इतने राफेल और गिराए, वो गिनती खत्म नहीं हो रही थी, रोज कंफ्यूजन आती थी, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, कोई 11 तक जा पहुंचे है और मोदी को भी रिकॉल किया जा रहा है कि जी मोदी जी आपके तो इतने गिर गए। और बताने वाला कौन है? वो यूरोपियन कंट्रीज जो पहले हमें किसी गिनती में नहीं शुमार करते थे। मैं कहती हूँ इतना अच्छा, मैं कहती हूँ पॉजिटिव विद इन 2 years चेंजेस आए हैं। हमारी जो मतलब सब्ज पासपोर्ट को इज्जत दिलाने की बात करते थे, लेकिन अब जो सही मायने में हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब और इतने परफेक्ट तरीके से लेके चल रहे हैं। हम सऊदी अरब में चले जाते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट से देख रहे थे पहले भी, लेकिन अब तो खैर माशाल्लाह से मक्का मुआहिदा होने जा रहा है। मक्का मुआहिदा आप सोचें कि हम वो उन इस्लाफ से, उन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको ये बताया जाता है कि मक्का में क़यामत भी अगर आएगी ना तो वो जो याजूज माजूज है ना वो मक्का तक नहीं पहुंचेंगे। हमारे जहन में ये चीज़ें बिठाई गई हैं कि जो मक्का है वो हमारा जो होली मतलब मकाम है, आज हम उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम मुआहिदा मक्का कर रहे हैं, हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले अगर हम 3-4 साल पहले वहाँ जाते तो शायद हमें सेकंड सिटीज़न की अहमियत मिलती, लेकिन आज हम वहाँ फर्स्ट सिटीज़न के तौर पे ट्रीट होते हैं। तो मेरे जैसे मुसलमान मैं कहूँ या मेरे जैसे आम इंसान कहूँ, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और जेंजीज का रिस्पांस भी बड़ा पॉजिटिव है, बनियानुल मरसूस में भी पॉजिटिव है, अब मुआहिदा मक्का में भी और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि हमारे जो जेंजीज हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के साथ। और सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी चीज़ ये है कि आपके कितने ही इख्तलाफात कि क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान पर जब बात होती है तो सब यकजा होकर इकट्ठे ठहर जाते हैं। ये पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। और दूसरा ये कि मैंने तो इतनी बहादुरी और इतनी वो देखी पाकिस्तान की कि जब बनियानुल मरसूस हो रहा था तो ये एक ऐसी कौम है, ये बाहर सड़कों पर निकली हुई थी और ये देख रही थी कि यहाँ पे हमने पाकिस्तान के दिफा, हम हालांकि हम क्या ही कर सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के जेंजी ने जो वो प्लेटफॉर्म संभाला ना, वो मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है। अच्छा, आपको मैं ये भी बताऊं कि हमारे कुछ अर्सा पहले मुझे याद है FSC के दौरान जब मतलब हम लोग स्टूडेंट रहे, वुमेन गार्ड और NCC ट्रेनिंग्स होती थी। अच्छा, वो भी हम लोगों में मतलब एक जज्बा बेदार करती थी कि हम भी सिपाही हैं अपनी, इसका अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जान देने से गुरेज नहीं करेंगे। हमारी ट्रेनिंग होती थी बाकायदा, मुझे याद है मैंने भी ये ट्रेनिंग की हुई है और मेरे 5 में से 5 के 5 फायर ही मेरा ख्याल है मेरे निशाने पे लगे थे। और ये FSC की बात है, मेरा ख्याल है ये चीज़ें भी बड़ी दोबारा से हमें अपनी यूथ में लाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो आपके उसमें मेरा दिल करता है ट्रेनिंग कराई जाती मैंने थी? हाँ जी, ट्रेनिंग कराई जाती थी। अच्छा, तो उस ट्रेनिंग में क्या ये क्या सिखाया जाता? उसमें परेड होती थी आपकी, मतलब कोई हेल्थ मतलब से रिलेटेड आपको स्पेशल टूल्स बताए जाते थे कि अगर कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, फर्स्ट एड कैसे करनी है। साथ में परेड की तो मेरा ख्याल है हमारी टोटल प्रैक्टिस चलती थी, साथ में ये जो है गन के साथ जो निशाना लगाना होता था उसकी भी प्रैक्टिस होती थी। अच्छा, मेरा ख्याल है 20 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था। क्या बात है, ये तो 20 दिन में अगर इतना कुछ इंसान सीख जाता है और उसमें लाइफ सेविंग के भी तरीकाकार सिखाया जाता है कि किस तरह से आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग और उसमें हमें उस वक्त हमारे शोहदा से रिलेटेड, बटालियन से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती थी, वो भी बड़ा अच्छा था। दोबारा से मेरा ख्याल है इन चीज़ों को भी हमें दोबारा से लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। उस वक्त अगर FSC में अगर होता था, मैं तो ये ख्याल करती हूँ कि हमने तो अभी स्कूल लेवल पे लेके आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। उस टाइम FSC में तो अभी स्कूल लेवल से शुरू से ही बच्चों को जब सिखाया जाता है, जो कम एज में बच्चा सीखता है ना वो उस एज में नहीं, कॉलेज में नहीं सीख पाता, स्कूल में जो चीज़ वो सीख के आता है। अच्छा, तो सोमिया साहिबा, आपने असम्बली की स्पीचेस तो बहुत किए हैं, स्कूल की पहली स्पीच जो थी वो किस टॉपिक पे की थी, याद है? मुझे लगता है कि कायदे आज़म पे थी। अच्छा, कायदे आज़म पे थी। इस पे बात करते हैं, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, हमारे साथ सोमिया अतार शहानी मौजूद हैं, उनके साथ हमारी चल रही है कॉन्वर्सेशन 14 अगस्त के हवाले से। अच्छा, तो पहली तकरीर आपने किस पे की थी? कायदे आज़म पे? जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, हमारे कायद, जिन्होंने हमें पाकिस्तान का ख्वाब मुकम्मल करके दिया, अल्लामा इकबाल का ख्वाब पाए तकमील तक पहुंचाया। हमारे लिए तो सबसे मोहतरम हस्ती वो हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, जिसमें हम आज़ादी से आज सांस ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे ऐसे। बच्चे आज आसानी से मुल्क पाकिस्तान की हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको वो गुलामी नहीं देखनी पड़ी जो हमारे इस्लाफ देख गए, जो पाकिस्तान से हिजरत करके आए। हमारे बच्चों ने वो चीज़ें नहीं देखी जो हमारे एल्डर फेस करके गए, देखते रहे। कायद आज़म को मैं खराज तहसीन पेश करूँगी कि आज हमें पाकिस्तान का तोहफ़ा दे गए। कायद आज़म के साथ साथ ना हमारी बीबी फातिमा साहिबा की जो पर्सनैलिटी है, मादर मिल्लत की जो पर्सनैलिटी है, वो बड़ी इंस्पायरिंग है कि कैसे अपने भाई की सपोर्टिव रहीं, अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सर्व करने के लिए अपने भाई का बाजू पकड़े रखा, हाथ पकड़े रखा। मैं कहती हूँ हमारे इस्लाफ ने तो जो कर दिया कर दिया, आगे हमारी हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम पाकिस्तान को इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं, इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट मजीद कर सकते हैं, अपने बच्चों को अपनी इन चीज़ों से अटैच कैसे रख सकते हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी हम सब में है, सब में है। जेंजिस को देखें, बुनियानुल मरसूस मार्के हक की कामयाबी पे बिल्कुल हमसे ज़्यादा वो एक्टिव नज़र आए, मोबाइल से निकल के मोबाइल पे भी पार्टिसिपेट करते नज़र आए हैं और अपनी खुशी सेलिब्रेट करते नज़र आए हैं। मैं कहती हूँ वो जो एक छोटा सा क्लिक चाहिए था ना, बुनियानुल मरसूस ने हमारी जंजीज में बेदार किया। और अब माशाल्लाह से कोई भी वैसे ऐसा कोई भी लम्हा है उसके ऊपर पाकिस्तान की जितने भी कौम है वो अपनी फोर्सेस के साथ, पाकिस्तान के साथ हमेशा यकजा नज़र आती है। और हमारी जो फोर्सेस हैं वो ज़ाहिरी बात है काबिले तारीफ़, काबिले फ़ख्र हैं, जो बॉर्डर पर ठहर कर फ्रंट पर आके लड़ते हैं। और हमारे जो हम यहाँ पे घरों में मौजूद हैं आराम से नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी फोर्सेस हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर्स पर पहरा दे रही होती हैं। तो हमारी फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़, काबिले फ़ख्र हैं। वहाँ पे लड़ने वाला नौजवान हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिले फ़ख्र है। अच्छा, साथ ही साथ सोमिया आप मदर भी हैं, तो बच्चे तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के हवाले से जिद करते होंगे। उन्होंने पूरी की पूरी शॉपिंग कंप्लीट करनी होती है। बल्कि मतलब आज मुझे वो छोटी वाली गुड़िया मुझे कह रही थी, मामा कि मैंने तो शूज़ जो है ना मेरी मैचिंग नहीं है, बाकी तो सारी मेरी मैचिंग परफेक्ट हो गई। अच्छा, जो छोटी वाली गुड़िया थी उसको ये टेंशन, वैसे ये बात सोमिया बिल्कुल ठीक है, मुझे भी बचपन में ऐसी टेंशन होती थी कि मेरे पास अभी फ़लाँ चीज़ मौजूद नहीं है, बस उसकी ज़िद मैंने करनी है। एंड पेरेंट्स दिलाते थे हमें, ऐसा नहीं था कि भाई ये फजूल चीज़ है या टाइम वेस्टिंग है, गलत इन्वेस्टमेंट है। उनको पता होता था। मुझे वो चांद सितारे वाले इयररिंग्स बड़े अच्छे लगते थे और मैंने बचपन से ही अपने जो मेरे कान थे वो सिले हुए थे, मैं उसमें वो डालती थी, ब्रेसलेट लेती थी, फ्लैग लेती थी। अच्छा, और वो मेरी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती थी। वाइट ग्रीन ब्रेसलेट्स, हाँ, हम दोनों का मेरे ख्याल है सेम सिटी है। मुझे याद है वो बैंड्स भी हम लोग लेते थे। मेरी ख्याल है पोनी भी हमारी वो ग्रीन होती थी, पोनी भी ग्रीन। मैं कहती हूँ ईच एंड एवरीथिंग। और हम उस वक्त कॉन्शियस होते थे और हमारी माएँ हमारा शौक पूरा करती थी। उनको भी पता होता था कि अगर नहीं लेके देंगे ना इन्होंने जिद करते रहना है, हंगामा करना है। एंड अच्छा, मुझे वो भी बड़ी खूबसूरत चीज़ लगती थी जब हम अपने घर की बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा रहे होते थे। ऑब्वियसली हम छोटे छोटे थे, मुश्किल आती थी, नहीं लगा सकते थे, तो हमारे वालिद उसमें हेल्प किया करते थे। वालिद भाई वो मुझे याद है, बाबा मेरा वही मैं बता रही थी, बड़ा बड़े भाई का जो है ना उसका जज्बा पता है क्या होता था, सबके मैं फ्लैग्स देख लूं, मेरा जो फ्लैग है ना उन सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। ये हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है ना बड़ा परफेक्ट है हमारी कौम में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो साथ ही साथ ये भी बताएं सोमिया कि अक्सर जो वालिदैन होते हैं वो ही अपने बच्चों में जो हमारी तारीख़ है, पाकिस्तान हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, आज़ादी ये इतनी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल सफ़र था। अक्सर मेरी वालदा, मेरे वालिद मुझे ये स्टोरी, मेरी दादी इवन वो भी ये सुनाया करती थी। हमारे लिया में माइग्रेट भी काफ़ी आबाद हुए लोग बताते हैं, जो ट्रेनें कटी हुई लाशों की हमारे इस्लाफ की भरी हुई आती थी, कोई एक बच्चा उसमें से ज़िंदा आ जाता था। देखें, इतनी कुर्बानियों के बाद अगर पाकिस्तान मिला तो उस कुर्बानी की कदर हमने करनी है। बिल्कुल ऐसे ही।
हमने ऐसे ही बेफ़ायदा पाकिस्तान के हसूल के लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी। कितना अरसा वो जो ग़ुलामी देखी हमारे मुसलमानों ने, उधर से हिंदुस्तान अलहदा हुआ, इन सब लोगों ने बहुत मजालिम सहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉलोनियल थिंग्स देखी जो अनबेरेबल थी। लेकिन हमारे पाक जो मुसलमान थे, जो मुग़ल बादशाह थे, उन्हीं से ही हुकूमत ली गई थी। उनको सबसे ज़्यादा मतलब झेलना पड़ता था, दुख और मसाइब का सामना रहता था। अपनों की साजिशें भी चल पड़ती थी दरमियान में, और बहुत सारे लोग पिसते भी रहे। लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने 14 अगस्त को हमारा जो पाकिस्तान है इस मरज़ वजूद में आ गया, और हमारे इलामा इकबाल का ख्वाब, सर सैयद खान की मेहनतें, मैं मुसलसल जद्दोजहद, और हमारे कायद आज़म ने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अमली जामा पहनाया, आज मैं और आप इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो सोमिया, आप भी अपने बच्चों को ये बचपन से ही स्टोरीज, ये तारीख बताती थी? मेरे जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह से, उनको मेरे से ज़्यादा पता है क्या, वो जो जेनजीज है ना आजकल, वो आजकल स्क्रॉल पे लगी होती है, वो मीडिया से हर चीज़ स्क्रॉल करती है, वो पेरेंट्स से नहीं लेती नॉलेज। वो आजकल जो जनरेशन है वो सारा कुछ मीडिया से ले रही होती है। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले मैं हैरान हुई कि बाज़ जो कहती ना लोकल पॉलिटिक्स की चीज़ें भी अगर वो आना शुरू हो जाए ना, तो मुझे आगे ना, वो छोटी वाली मेरी 6th क्लास में पढ़ती है गुड़िया, मुझे आगे मामा ये वाला जो क्लिप है ना, ये इतना जो है ना सोशल मीडिया पे आ रहा है। और मैं हैरान हो रही थी कि हमें इस दौर में 6th क्लास में पता ही नहीं होता था कि पॉलिटिक्स क्या होती है। आजकल तो जो चीज़ मीडिया पे आ रही है बच्चे वहीं से ले रहे हैं, बच्चे वहीं से। हम लोगों को थोड़ा सा उसकी जो सीमत है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत रहती है कि बेटा ये जो चीज़ है, अगर कोई चीज़ आपको मैं कहती हूँ फ़ौरन मवाद कुछ ज़्यादा आ रहा है आजकल। मैं ये कहूँगी कि जो जमाइमा मीडिया है वो बहुत सारी चीज़ें हमें पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लॉन्च कर रहा होता है। मैं कहती हूँ इंडिया का अपना कोई चीज़ें हमारे बच्चों में चीज़ें डालना चाह रहा होता है, लेकिन हम लोगों ने उन चीज़ों को स्क्रॉल आउट करके हमने अपना जो नज़रिया है, हमारा जो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो हमारी फेवर है, हमने उस चीज़ के ऊपर क्लिक करना है। बाकी देखने के लिए मटेरियल बहुत है। एंड मेरे ख्याल में हमारी जो जेंजी है उसको भी पता है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है, हमने पाकिस्तान के मफाद के लिए क्या करना है। अच्छा, साथ ही साथ मुझे, जब हम जेंजी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो क्या समझती हैं कि नौजवान आजकल उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, या 14 अगस्त आती है, हम सेलिब्रेट करते हैं, बस एक दिन का इवेंट मनाते हैं, फायरवर्क्स देखते हैं, झंडियाँ लगाते हैं और उसके बाद ख़त्म, पैकअप? हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, मेरा ख्याल है जेनजीज हमसे शायद अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, मेरी ख्वाहिश भी है। और उसमें मैं ये कहूँगी कि हम लोगों को अब अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि हमें वो जो वुमेन गार्ड ट्रेनिंग या NCC ट्रेनिंग दी जाती थी, वो हमें अपने बच्चों को भी दोबारा से उसमें लाने की ज़रूरत है। इस टाइम वो जो ये जो एक हंगामा खेज दिन गुजरता है, ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल निकालना, इधर जाना उधर जाना, पाकिस्तान की आज़ादी मनाना सिर्फ इतने तक नहीं होना चाहिए। हमें हर पहला दूसरा बच्चा उसको कोई हमारे जो रिलेटेड मूवीज़ हैं हम उनको वो दिखाएं। जैसे कुछ अर्सा पहले मुझे याद है बाकायदा जो एक हमारा कल्चरल हेरिटेज था, उसके लिए म्यूज़िक भी सिर्फ उसी के लिए बन रहा होता था। और हम सब, मेरा ख्याल है उस वक्त नेशनल चैनल सिर्फ PTV हुआ करता था। PTV पे हमारा सारा का सारा शुरू से लेकर हमारी तारीख रिकॉल होती थी, और हम ना, मैं और आप ना, मेरा ख्याल है वो हम सारी चीज़ें देखा करते थे, जो आज हमारी जनरेशन नहीं देखती। वो मोटरसाइकिलों पे वो पा निकाल के तो फिरती है। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए थी। हमें वो चीज़ चाहिए थी जो आप और मैं बैठ के, वो जो वीडियो क्लिप्स, जो ग्राफिक्स, जो ड्रामा, वो चीज़ें आ रही होती थी, और वो सारी हमारे पाकिस्तानी तारीख से रिलेटेड होती थी। बिल्कुल ऐसे। हम वो चीज़ें देखा करते थे। हम लोग अगर अपना इवेंट हमने अटेंड कर लिया है ना, तो उसके बाद हमारा सारा दिन वो अपना PTV पे वही प्रोग्राम देखते गुजरता था। लेकिन अब भी मैं कहती हूँ वही प्रोग्राम देखते हमारे बच्चों के दिन भी गुजरने चाहिए, ना कि उससे निकल के हमें पता ही ना हो कि आज हम पाकिस्तान का दिन, जो 14 अगस्त का दिन है, मना रहे हैं, तो उसके पीछे पस मंजर क्या है। पस मंजर क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है।
है। अच्छा, मेरे स्कूल में ये होता था, स्पीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे ही अगस्त का मंथ आता था तो सारी प्रिपरेशन होना शुरू हो जाती थी। अच्छा, मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी इस बात की भी वैसे होती थी सोमिया कि चलें थोड़ी सी पढ़ाई कम करनी पड़ेगी। ट्यूशन से जान छुट्टी होगी। एंड मेरी वालदा भी यही कहती थी, वो कहती थी बस अगस्त आ गया है ना, अब तुम्हारे आराम माइंड है। में यही चलना है सारा महीना। ऐसे ही है। और मुझे भी यही याद आता है कि हमें कहते 14 अगस्त तक शुरू थी गए तो पूरा हुणी में वैसे 14-15 अगस्त तक। अच्छा, एक्साइटमेंट ही अलग होती थी। मेरे ख्याल में हमारे वालिदैन भी बस जिक्र नहीं करते थे, अंदर अंदर से वो भी इंजॉय करते थे। डेफिनेटली जब उनके बच्चे खुश होते हैं तो अच्छा, वालिदैन आज भी। हम भी तो खुश होते हैं। अब मैं हाँ, माँ हूँ, हाँ। मैं खुश होती हूँ कि देखो मेरी अलीहा क्या कर रही है, हाँ। मेरी अनाया कर रही है, हाँ। और क्या शॉपिंग करें, मेरा अहमद क्या कर रहा है, माशाल्लाह से सुहेब मोए। और उन वो जब मेरे साथ आके शेयर करते हैं, मामा मैंने ये लिया, मैंने ये नहीं लिया, मैं ये करूँगा, मैंने ये करना है, अच्छा लग रहा होता है। मैं खुश हो रही होती हूँ कि कल मैं इस स्टेज पे थी, आज मेरे बच्चे इस स्टेज पे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो ये भी बताएं, आप एक सियासतदान हैं, डेफिनेटली टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आपने जो ड्रेस पहना हुआ है बहुत ही खूबसूरत, 14 अगस्त के हवाले से बिल्कुल एक्यूरेट है और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है आपके ऊपर। तो कैसे टाइम निकालती हैं शॉपिंग के लिए, इवेंट्स की खासकर खवातीन शॉपिंग? है ना, वो इस पर शॉपिंग बात के लिए कर- टाइम निकाल लेती हैं। वैसे ये बात बड़ी परफेक्ट की है आपने। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ सोमिया अतार शहानी मौजूद हैं, उनके साथ चल रही है हमारी कॉन्वर्सेशन। अच्छा, तो सोमिया कैसे टाइम निकालती हैं शॉपिंग के लिए? फिर जाहिर सी बात है ओकेजनली समटाइम कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जैसे हम खवातीन को तो वैसे भी बहाना चाहिए होता है ना शॉपिंग का। इवेंट्स हो या कुछ ऐसा ही भी हो, मियाँ हो तो उनको कहते हैं शॉपिंग पे ले चलें, मियाँ ना हो तो अक्सर खवातीन खुद चली जाती हैं, कुछ पेरेंट्स के साथ चली जाती हैं। तो आप कैसे टाइम निकालती हैं? मैं भी शॉपिंग कॉन्शियस हमेशा से रही हूँ। हाँ। हर इवेंट के लिहाज से शॉपिंग करनी होती है। अच्छा। जैसे ही मुझे आपने मतलब कहा कि आपने 14 अगस्त के लिए पहुंचना है, तो मेरा ख्याल है मैंने 2 मिनट में गाड़ी निकाली है। अच्छा। और उसी टाइम शॉपिंग के लिए गई हैं? नियरेस्ट मार्केट से मैंने ड्रेस लिया और पहुंच गई। क्या बात है भाई। इसकी वजह क्या है? हाँ। हम जो खवातीन है ना, हाँ। हम बड़ी खुश होती हैं खुश होती हैं, बिल्कुल। अपने, वो कहते हैं ना, फौरन से एक नई चीज लेने के लिए। और सिर्फ मैं और आप नहीं, हर पहली बच्ची भी। हाँ। मैं शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ तो मेरी बेटियां कहती हैं, मामा हमारी फलां चीज रहती है, हमें भी गाड़ी में साथ ले लें। हाँ। वैसे ये अच्छी बात है कि कोई भी इवेंट आए, कोई भी मतलब इस तरह का ओकेजनली हम लोग जब ड्रेसिंग करती हैं खवातीन, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए भी हम बहुत सेटिस्फाई फील करती हैं, हैप्पी फील करती हैं। वैसे भी वो कहते हैं कि जब इंसान टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा से ज़रा तैयार हो जाए तो प्यारा तो लगता ही है। इंसान खुद को भी डेफिनेटली जब शीशे में देखता है तो कहते हैं प्यारे तो लग रहे हैं हम। ऐसा है कि नहीं सोमिया? ऐसे ही है। खवातीन में ये चीज तो ये हमेशा चीज़ रहेगी। अच्छी है। ये चीज़ मुझे लगता है कि खवातीन को हमेशा बन संवर के, जैसे कि 14 अगस्त सिन्फ के ऊपर, नाजुक। हाँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि 14 अगस्त के ऊपर जैसे आपने बहुत ही प्यारी ड्रेसिंग की हुई है, पूरा फ्लैग जैसे होता है ना उसी के अकॉर्डिंगली आपने वाइट दुपट्टा, ग्रीन ड्रेस। तो मुझे लगता है हर बंदे के ऊपर ना अभी फिलहाल पाकिस्तान ही नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल सबसे पहले पाकिस्तान, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हाँ। हमारे बच्चों के लिए भी। बिल्कुल ऐसे सबके लिए, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले पाकिस्तान तो फर्स्ट है ही, उसको तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो सोमिया ये भी बताएं कि जो नौजवान हमारे पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, उनके लिए मतलब आप क्या सोचती हैं? किस तरह से हम देखते हैं बहुत सी बच्ची इंटरनेशनली भी जाके काम कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। पॉजिटिव रिकग्निशन हमारे बच्चे हमें देते हैं जब वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचते हैं। उसमें हमारे वेल एजुकेटेड, मैं कहती हूँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, जैसे अच्छे इदारों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब इंक्रीज़ होती है ना, तो एक माइंडसेट बड़ा तरक्की कर जाता है। माइंडसेट की तरक्की करने से हमारा इलाका भी ग्रो करने लग जाता है। यही देखें कि अगर आप एक बिजनेसमैन भी है ना, उसके पास बिजनेस का परफेक्ट नॉलेज होगा ना, तो वो बिजनेस ग्रो करेगा तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। बिल्कुल एक इंजीनियर है, उसके बनाए हुए अच्छे डिज़ाइंस
उस वक्त होंगे जब उसकी क्वालिटी एजुकेशन परफेक्ट होगी। हमारे पास जो बिल्डिंग्स होंगी उनमें भी परफेक्शन आ जाएगी। एक डॉक्टर है, उसके पास जब वो तबीबी सलाहियत और वो एक परफेक्शन उसके अपने इसमें आ जाएगी ना, क्वालिटी एजुकेशन में, तो मेरा ख्याल है हमें इधर उधर देखने की, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे। अगर एक जनरेशन को, एक मुल्क को संवारना है, उसका एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट कर दो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और उससे आपकी जो नस्लें हैं वो तरक्की करती हैं। नस्लें तरक्की करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्वालिटी एजुकेशन शुड बी नॉट बी कम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताएं साथ ही साथ सोमिया, आपने कभी मिली नगमों में पार्टिसिपेट किया? बहुत दफ़ा। और आज हमें क्या सुनाएंगी? मुझे लगता है कि आप मुझे मिली नगमे, वो कहते हैं ना कि अगर लगा हो कोई म्यूजिक तो साथ गुनगुना तो लेती हूँ, लेकिन वो ऐसा पूरी परफेक्शन लय याद नहीं रहती। अब ये बच्चों पे है, बच्चे सुना रहे होते हैं, अलीहा और अनाया मुझे बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुना रही होती हैं, लिरिक्स भी बड़े परफेक्ट होते हैं, हम शायद बूढ़े हो गए। अच्छा, तो आपके टाइम में, जब आपका टाइम था, कौन सा मिली नगमा सबसे ज्यादा सुनती थी आप, और जो आपको लगता था ये मुझे बड़ा फेवरेट है और टीवी के ऊपर आ गया, अभी कोई शोर नहीं करेगा, मुझे ये सुनना। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। तो चले, ये मुझे आप अगर थोड़ा सा सुना सकती हैं तो सुनाएं। आपकी आवाज़ तो वैसे ही माशाल्लाह, आवाज़ मेरी तो इतनी अच्छी नहीं, ये तो हम बताएंगे ना आपकी आवाज़ कैसी। आपकी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, और वैसे भी आप बहुत प्यारी। मुझे नहीं ना, वो कहते हैं ना कि 2-3 आते होंगे, 2-3 ही सुनाते हैं, ये कोई बात है? हम ही बैठे हुए हैं, 2-3 ही सुनेंगे। चले, एक जो है ना, मुझे लगता है कि बाबा लगाते होते थे, हाँ, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, अच्छा, जिसकी खातिर हमने हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। एक ये मैं बड़ा सुना करती थी, अच्छा, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, अच्छा, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। मेरा ख्याल है अभी सुनने में तो परफेक्शन है, बोलने में कहीं भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप अगर मतलब कोई गुनगुनाए तो मैं आपका साथ तो दे सकती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, इमेजिनेशन से रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह मुश्किल हो जाता है। तो मतलब आप भी मिली नगमे सुना भी करती थी, पार्टिसिपेट भी किया करती थी, तो अभी आपके बच्चे गुनगुनाते हैं? बहुत ज़बरदस्त। मेरे बच्चे माशाल्लाह, बेटे जो है ना वो म्यूजिक में ऐसा दिलचस्पी नहीं रखते। अच्छा, लेकिन जो मेरी बेटियां हैं वो पूरे पूरे नगमे, पूरी नात, पूरी चीज़ें वो मुझे आके, बल्कि अगर मैं सुनने के मूड में नहीं भी हूँ ना, तो मामा आज मैंने ना ये वाला जो लिरिक्स है वो किया है, आप मेरा सुन लेना। मैं गई एक दिन अपने गुड़िया के स्कूल, बीकन हाउस में पढ़ती है, तो उसने मुझे बताया, उसकी जो म्यूज़िक टीचर हैं वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा म्यूज़िक टीचर क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने कहा आपकी जो गुड़िया है उसके लिरिक्स इतने मीठे और स्वीट परफेक्ट है ना, आप इसको जो है ना, मतलब क्लासेस भी इसको करवाएं ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अलीहा, अनाया, मैंने तो कभी नहीं सुना और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। फिर उसकी टीचर ने मुझे बाकायदा उसकी मतलब मेरा बनियानुल मरसूस से रिलेटेड कोई था नगमा, उसका वो बना के उन्होंने भेजा मुझे। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे पास इस वक्त मेरा ख्याल सेल में नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ आजकल जो मतलब एलीट स्कूल्स हैं, अगर वो अपना सही से ये रोल प्ले करें, हमारे बच्चे भी उधर से ही जुड़ जाएंगे। हाँ, जैसे हम जुड़े हुए थे, जैसे हम। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि 14 अगस्त के लिए मेरे बच्चों को तो कॉल नहीं आई। मतलब एलीट क्लास जो स्कूल्स हैं, अगर 14 अगस्त के रिलेटेड से वो बच्चों को भी वैसे ही प्रिपेयर करें जैसे हम लोग किया करते थे, तो यहाँ एलीट स्कूल्स में भी ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने अनाया से पूछा, मैंने कहा अनाया, उस वक्त तो वो बनियानुल मरसूस का नगमा आपने किया था, तो 14 अगस्त के लिए आपको कॉल आई है? तो अनाया 6th क्लास में, उसने कहा नहीं मामा, मुझे अभी तो कोई कॉल नहीं आई, वरना 2-3 दिन पहले हम लोगों को बुलाती थी कंपटीशन की तैयारी के लिए। हमारी टीचर्स हमें बुलाया करती थी, तैयारी होती थी, 14 अगस्त को हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। अब ये चीज़ें दोबारा से लाने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल, पूरी रिहर्सल हुआ करती थी, और वो उसका मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा मुझे ये खुशी हो रही होती थी, चलो आज के लेक्चर नहीं हो रहे। हाँ, आज शुक्र है। अच्छा, मेरी मम्मा भी जो है ना, वो हेड मिस्ट्रेस थी, बाबा हेड मास्टर थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो जो टीचर मेरे लिए अरेंज किया है ना, वो आए ना तो मैंने 100% पढ़ना ही है। और मेरी कोशिश होती थी कि हाय अल्लाह आज छुट्टी हो जाए। अच्छा, तो आपकी वालदा ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी या वालिद ज़्यादा पढ़ाई के मामले में? बाबा बेटियों के साथ बहुत लविंग थे। मुझे नहीं याद कि बाबा ने कभी हमें डांटा हो, लेकिन वो इतने प्यार से हमें मतलब मुझे याद है मेरी जो हैंड राइटिंग थी इंग्लिश की वो अच्छी नहीं थी। अच्छा,
बाबा ने मुझे कहा आओ ना आज ना आपका और मेरा कंपटीशन है, हम ना देखते हैं किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। उन्होंने मुझे याद है बैठ के अच्छी खासी मुझे इंग्लिश के वो जो पेजेस लिखवा दिए और मैंने प्यार से लिख लिए। अच्छा। और मम्मा जान एक थप्पड़ लगा के बिठाया करती थी। वो सही वो टीचर वो जो होता था ना दबंग स्टाइल होता था। हमारे दौर में वो मार नहीं प्यार नहीं चलता होता था, मार से ही हमारी पिटाई लगा लगा के माएँ पढ़ाती थी हमें। अच्छा अच्छा, तो सौम्या साथ ही साथ ये भी बताएं कि एक पाकिस्तानी औरत के लिए आज़ादी का असल मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब आप अगर इस मुल्क में बैठे हैं, आपको आपके इस्लामी तशख़्ख़ुस के मुताबिक आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। आपके जो राइट्स हैं एज ए वुमेन, हमें जो विरासती राइट्स मिलते हैं, मुझे याद है कि जब मैं मतलब एज ए MP सेलेक्ट हुई, मेरे से किसी ने पूछा कि आप क्या करेंगी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी जो बेटियाँ जो अपनी विरासतों से महफूज कर दी जाती हैं, उनको बताया जाता है कि आपने तो कुर्बानी देनी है लेकिन भाइयों ने कुर्बानी नहीं देती। अगर बेटी कसम पुर्सी की हालत में भी ज़िंदगी स्पेंड कर रही है ना, तो उसको उसका हक दिलाना। मैंने मतलब उस वक्त तो ये बात सोची थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैडम मरियम नवाज साहिबा ने रेवेन्यू एक्ट के थ्रू उन्होंने बाउंड कर दिया है कि विद इन 2 मंथ कब्जा बेटियों को भी मिलना चाहिए। वरासती जो रकबा है वो उनको हर सूरत मिलने को यकीनी बनाने की 100% कोशिश कर रही हैं और उसमें हम कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। ये मुझे मेरे पास मेरे ऑफिस में मुस्लिम लीग नून का मैंने ऑफिस बनाया है, मेरे पास कितनी बेटियां आती हैं कि बाजी हमारा ये मसला है। मैं उनको कहती हूँ आप लोग जाओ, आप खुली कचहरी में जाके एप्लीकेशन दो, तो आगे से वो जो है ना तुम्हारे साथ ना इंसाफी नहीं होगी, मेरिट पे फैसला होगा। और मैं उस मेरिट को यकीनी बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारी जो पाकिस्तान में बेटी इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। CCD की जो प्रोटेक्शन है वो भी बड़ी परफेक्ट है और ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए। बिल्कुल। जो खवातीन युसरा को सुमैया को कहा जाता था किसी ने आपको कुछ कह दिया है ना तो पलट के कुछ नहीं कहना, खामोशी से गुजर जाना है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये हमारी माएँ तालीम दिया करती थी। लेकिन आज की माँ जो है ना वो खुश है कि मेरी बेटी मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है। Exactly. वो घबराती नहीं है कि मैं बेटी की तालीम छुड़ा दूं। मेरे एरिया की खातून भी नहीं घबराती कि मैं बेटी की तालीम छुड़ा के घर बिठा लूं। वो कहती है मेरी बेटी भी तालीम मुकम्मल करे। बिल्कुल, तालीम सबका हक है और वैसे भी ख़वातीन आज़ादी से बाहर घूमें, ये उनका भी उतना ही मुल्क है। और अगर कुछ इस तरह का वाक़या, इंडिया वाले वाक़यात जो रिपोर्ट हुए जो वो देखें, इस तरह के वाक़ये आ भी जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कानून उनके साथ या हुकूमती इदारे उनके साथ नहीं ठहरेंगे, उनके साथ मुकम्मल तौर पर ठहरेंगे। और अभी मरीम नवाज़ के उसमें भी बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है और वो खुद भी कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। और इसी तरह सियासी लीडरान को कहना चाहिए कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि ख़वातीन के मैटर में अगर किसी ने भी उनके साथ ज़्यादती की है, चाहे वो जायदाद का मैटर है या कोई भी मैटर है, तो उसके ऊपर बटन हमारे उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहर और ईमान भी मौजूद होंगी और सोमिया साहिबा तो मौजूद हैं। उसके बाद हम 14 अगस्त का केक काटेंगे। नहीं, केक काटने से पहले हम आपको कैसे जाने दें, ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मेरी तरफ से और रोही न्यूज़ की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, 14 अगस्त की आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जोश व खरोश के साथ 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें और सेलिब्रेशन के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी साथ ही मुजाहरा करें। कुछ ऐसा ना करें कि जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बने। और साथ ही साथ जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़ासकर कोशिश करें कि पाकिस्तान की तरक्की में जितना भी आप किरदार अदा कर सकते हैं ज़रूर किरदार अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है और सबसे पहले पाकिस्तान हमने रखना है। जब पाकिस्तान होगा तभी हम होंगे और पाकिस्तान के लिए जितनी हम एफ़र्ट्स करेंगे उतने ज़्यादा हम स्ट्रांग होंगे। ख़ासकर हमारी जो फोर्सेस हैं उनको भी हम बहुत ज़्यादा खराजे तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने हर मोड़ पर पाकिस्तान का जो दिफा है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। आज अगर हम आज़ादी के साथ घूम सकते हैं, आज़ादी के साथ मूव कर सकते हैं, तो इसमें
फोर्सेस का बड़ा किरदार है। जनरल आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त हेड कर रहे हैं, चीफ हैं, वो उनका भी बड़ा किरदार है। तो हमारी जो तमाम लोग हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं, उनका भी बड़ा किरदार है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल बंदे का किरदार है। सिर्फ ना सियासी नारे दावे इनके साथ भी नहीं चलता। कुछ ना कुछ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं मुल्क के लिए, हम सबका किरदार है। पाकिस्तान को आगे ले जाने में हमारी आवाम का भी उतना ही किरदार है। साथ ही साथ हमने हर चीज़ कोशिश करनी है कि लोगों की अक्सर हम देखते हैं हुकूमतों के ऊपर हम डाल देते हैं, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी अपनी भी हैं। तो इस पाकिस्तान के लिए हमने कोशिश करना है कि इस पाकिस्तान को हम आगे बढ़ाएं। हमारा ये झंडा जो है हमेशा दुनिया में सरबुलंद रहे और हमेशा हम कहते रहें पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी मैं रोही की जानिब से दोबारा से कहती हूँ कि आप तमाम लोगों को 14 अगस्त की आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हम थोड़ी सी केक कटिंग सेरेमनी की तरफ भी चलते हैं और केक काटने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट सोमिया, साथ में हमारी दो प्यारी प्यारी सिंगर ईमान और महर। तो केक कटना हम स्टार्ट करें, क्या कहती हैं सोमिया आप? यस प्लीज। हाँ, केक Why काटते not? हैं। तो Join us. आप ये पकड़ें छुरी, अभी हम केक काट रहे हैं। केक काटने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम एक ही दिन ही सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं या एक दिन की खुशी है। जस्ट ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान नहीं है तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि सोमिया सियासत में हैं, हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं ये, इनसे मैं चाहूँगी कि सोमिया जो हैं वो मैसेज, ख़ास सोमिया से ही आगाज़ करते हैं कि सोमिया हमें मैसेज दें और जो भी ऑडियंस को, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको जो आप मैसेज दे सकती हैं मैसेज में। हमारा जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले है, मेरी और आपकी शख्सियत बाद में है। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट इन आवर लाइफ्स। और देखें हमारे जो सिपा सालार आसिम मुनीर साहब ने इस टाइम पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गर किया है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब ने बेहतरीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से आज पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गर और परफेक्शन की तरफ लेके आए हैं। आज हम मक्का मुआहिदा होने की सूरत में अपने जो इत्तेहादी हमारे जो ममालिक हैं, हमारे साथ तुर्की भी अटैच खड़ा है, हमारे साथ सऊदी अरब भी अटैच है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की दुश्मनी दोस्ती हमारी और हमने कहा उनकी दोस्ती दुश्मनी हमारी। आज जो मक्का मुआहिदा हुआ है, इंशाअल्लाह विद इन कमिंग डेज हमारा पाकिस्तान इससे ज़्यादा मजबूत होगा, इससे ज़्यादा उभरेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, हमारे साथ महर मौजूद हैं। महर की बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट है। महर क्या मैसेज देना चाहेंगी? महर से भी हम मैसेज ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, नौजवानों को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो महर से हम मैसेज लेंगे कि महर, पाकिस्तान के मुतल्लिक आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगी 14 अगस्त के ऊपर? मैं यही देना चाहूँगी कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, और हमेशा यही है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं है। यहाँ पर रहने वाला हर एक शहरी, हर एक रिलीजन, हर एक शख्स जो यहाँ पर है वो पाकिस्तान को बनाता है। और पाकिस्तान में रहने वाले बेशक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सिविलियंस हैं, ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम उन तक महदूद रहें, हमें अपनी भी एफ़र्ट्स करनी चाहिए। और हमें ये करना चाहिए कि जो एल्डरली लोग हैं, अस एज जनरेशन जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं, हमें ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये चीज़ें हमें बनाएंगी और ये हमारे लिए काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ भी लेकर जाएंगी। एजुकेशन कम्स फर्स्ट। हर चीज़ में आप बिज़नेस कर लें, जो भी कर लें, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं अबाउट समथिंग, आप कभी उसके बारे में बात नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट कि आप अगर एक फील्ड को चूज़ करते तो आप उसी के लिए एजुकेटेड रहें। आपको हर एक चीज़ के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, और इट कंप्राइजेज़ ऑफ रिस्पेक्ट एंड एट्सेट्रा। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बेशक वो रिलीजन्स की हो, बेशक पॉलिटिकल पार्टीज़ की हो, बेशक प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, हर एक की रिस्पेक्ट वहाँ पर रहती है। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने भी दिया है। अभी हम ईमान की तरफ चलते हैं। ईमान, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है आज, और इस दिन के लिए जितने वर्ड्स हम कहें उतने शायद कम हैं। और
वी कांट इमेजिन कि कितनी कुर्बानियाँ देकर हम लोग इस जगह पे खड़े हैं, बिल्कुल और किसने हमारे लिए, हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और एट द एंड हमारा यही सीन है कि हम एक, इट्स नॉट अबाउट वन पार्टी, इट्स नॉट अबाउट वन सूबा, इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट पाकिस्तान। और हमें चाहिए कि हम सब कुछ पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें, इंस्टेड ऑफ अपनी इंडिविजुअली कुछ करें। करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली करेंगे तो ही हम पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे, बट हमें अपने से ज़्यादा आई गेस दूसरों का सोचना चाहिए। हम दूसरों का सोचेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम यही देख रहे हैं कि हम लोग की नस्ल पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगी। हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे हम पाकिस्तान को आगे रखने की कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं, पूरी ज़िम्मेदारी से उसको आगे लेके जाएंगे। और इस सब में हम सबको, आप सबका साथ चाहिए, और यू शुड परफॉर्म। बिल्कुल ऐसे ही है। ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोमिया अता शाहानी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली हम कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई सराइकी नहीं है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, और हमने सब ने मिलकर काम करना है। मिलकर पाकिस्तान के लिए हम जब मिलकर काम करेंगे तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और हम एक आज़ाद रियासत में सांस लेते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म का विजन अभी भी बाकी है। हमने एजुकेशन हासिल करनी है और इस मुल्क के लिए परफॉर्म करना है हर फील्ड में। अभी हम चलते हैं, थोड़े से मिली नगमे भी सुनते हैं, तो हमें महर और ईमान मिली नगमा भी सुनाएंगे, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के, ये चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, रहनुबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जागे बेरोबर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। पाकिस्तान जिंदाबाद।